हेयर ऑयलिंग करने से क्या हेयर लॉस में चेंज आता है? प्रैक्टिकली नो। बट ये सब जो इतने प्रोडक्ट्स चलते हैं, कोकोनट ऑयल, मेथी का ऑयल, भिंगराज, पता नहीं क्या क्या आता है। भैंस का गोबर और सांड का वीर्य मिला के अपने सर पर लगा लेना। ये सब मार्केटिंग गिमिक है फिर? ज्यादातर तो गिमिक ही है। बहुत सारे यूथ को लगता है कि मास्टरबेशन करने से हेयर लॉस होता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हेयर लॉस का सबसे प्राइमरी रीजन क्या होता है? जीन्स। शाहिद कपूर के फादर के बाल नहीं है, लेकिन शाहिद कपूर के बाल अच्छे हैं। जेनेटिक्स तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। बॉडी में आयरन की कमी हो, विटामिन B12, D3 की कमी हो, उसके कारण भी हेयर फॉल हो सकती है। फीमेल में जेनेटिक फैक्टर, DHT फैक्टर, हार्मोनल इम्बैलेंस, एस्ट्रोजन फैक्टर, स्ट्रेस फैक्टर, पेरीफॉलिकुलर फाइब्रोसिस, ये मल्टीपल चीजों से हेयर लॉस हो सकती है। और इसको सही करने के लिए क्या कर सकते हैं? मेडिसिन से आप उन चीजों को रोक सकते हो। आयुर्वेदिक साइंस में बात करूं, रोजमेरी ऑयल, ये ऑयल और वो सब, इवन लीच थेरेपी, उससे असर होता है? फायदा बहुत लोगों में नहीं होता, तभी मेरे पास आते हैं होपफुली। बहुत बार बोलते हैं हेयर ट्रांसफर कराए, लेकिन वापस वो बाल झड़ गए। अगर आपके खाने की डाइट में प्रोटीन की बहुत ज्यादा कमी हो जाए, अगर आपकी नींद अच्छी नहीं हो रही है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहे हो, इनसे इफेक्ट तो होते ही है। जब हेयर रूट का लॉस हो जाता है, फिर कोई भी दवा या थेरेपी उनको वापस नहीं ला सकती। ऑनियन जूस लगाने से क्या बेनिफिट होते हैं? हेयर गमी से हेयर वापस आते हैं? हेयर वैक्स, हेयर जेल से नुकसान होता है? बालों के लिए आंवला का तेल लगाओ, उससे कुछ होता है? हमें क्या क्या रेमेडीज करनी चाहिए? आज भी FDA अप्रूव्ड दवाइयां वही हैं, मिनोक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड। एक तो जैसे ही आप दवा छोड़ते हो, बाल वापस से जाने शुरू हो जाते हैं और सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो वहां से रीजनरेशन थेरेपी की शुरुआत हुई। SVF है जो एडिपोस डिराइव्ड स्टेम सेल से बनती है, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट है। अब लॉन्ग हेयर FUE आ गई है। आप सीधे सीधे लंबे बालों को निकाल कर लंबे बालों को लगाते हो, 2 दिनों में ही ऐसी ब्लेंडिंग होती है कि कोई बता नहीं पाता है कि आपने ट्रांसप्लांट कराया है। विच वाइड स्प्रेड बिलीफ फ्रस्ट्रेट्स यू द मोस्ट? पानी। जब मैंने ये शहर से मैं ये शहर गया और यहाँ का पानी चेंज हुआ तो मेरे बाल जाने शुरू हुए। अभी एक न्यूज़ आया है कि 2 लोगों का डेथ हो गया हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान कानपुर में। ऐसी चीज़ें होती हैं। दोस्तों, हेयर लॉस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आज हर एज ग्रुप के लोग फेस कर रहे हैं। शैम्पू से लेके ऑयल तक सब ट्राई करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिलते, कॉन्फिडेंस टूट जाता है और एक ही सवाल होता है, क्या हेयर लॉस और बाल्डनेस का कोई सही सॉल्यूशन पॉसिबल है? आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं एक रियल साइंटिफिक सॉल्यूशंस के बारे में। PRP, GFC, स्टेम सेल थेरेपीज और वो लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स जो आपके हेयर को नेचुरल वे में वापस ला सकते हैं। और इस बात को समझने के लिए हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट जिन्होंने हजारों पेशेंट्स का ट्रस्ट जीता है और जो एम्स और PGI जैसे टॉप इंस्टीट्यूट से ट्रेंड है, डॉक्टर अमरेंद्र कुमार, को फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ डर्मा क्लिनिक्स, जिन्होंने हजारों पेशेंट्स को उनका लॉस्ट कॉन्फिडेंस वापस दिलाया है। ये सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन नहीं है, ये एक रोड मैप है उन सब के लिए जो हेयर लॉस की असली वजह और उसके प्रैक्टिकल परमानेंट सॉल्यूशन समझना चाहते हैं। तो पूरा एपिसोड इन तक देखिएगा, क्योंकि इस एपिसोड में आप इन डेप्थ जानेंगे अबाउट ऑल हेयर लॉस रीजंस, ट्रीटमेंट एंड इवन डिटेल अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट्स फ्रॉम एन एक्सपर्ट। और आपकी एक नई उम्मीद और एक क्लियर आंसर मिलेगी आपको, क्या हेयर लॉस वापस रिवर्स हो सकता है। और सबसे खास बात, इस पॉडकास्ट के थ्रू डर्मा क्लिनिक्स जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज भी हमें शेयर कर रहे हैं। आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और हम आपके एप्लीकेशंस खुद गेस्ट तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक बातचीत नहीं है, एक सॉल्यूशन भी है आपके हेयर लॉस और करियर दोनों के लिए। लेट्स डाइव इन। वेलकम डॉक्टर अमरेंद्र, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे आज बैठ करके हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो हमारे सारे इंडिया को इसके बारे में बहुत सारे आंसर्स चाहिए, विच इज़ रिलेटेड टू हेयर। पहले आपका जर्नी थोड़ा सा कवर करते हैं कि आपने अभी तक क्या क्या किया है। जैसे आप एम्स से पढ़े हो, तो मुझे थोड़ा सा हमारे ऑडियंस के लिए बताइए आपका क्या बैकग्राउंड रहा है। मैंने MBBS किया पटना मेडिकल कॉलेज से एंड देन पोस्ट ग्रेजुएशन की मैंने डर्मेटोलॉजी में एम्स न्यू दिल्ली से। फिर सीनियर रेजिडेंसी मैंने करी PGI चंडीगढ़ एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से। मुझे चाहिए था कि दूसरे हॉस्पिटल के भी एक्सपीरियंस मैं लूँ एंड देन हम लोगों ने प्रैक्टिस शुरू की, मैं और मेरे पार्टनर डॉक्टर कविश। हमारा जो मेन फोकस शुरू से ही था कि हेयर रिलेटेड डिसऑर्डर में हम लोग ज़्यादा इन्वॉल्व थे। फिर हम लोगों ने ट्रांसप्लांटेशन सीखा, ट्रांसप्लांट वगैरह करना शुरू किया। हेयर रीजनरेटिव थेरेपीज़, उस समय PRP जैसी थेरेपीज़ बिल्कुल नई नई आई थी, उस
पे हम लोगों ने बहुत सारा काम किया, उसको एक इस्टेब्लिश किया अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में, और धीरे धीरे इन क्षेत्रों में ही हमारा काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा मेडिकल में। पीआरपी थेरेपी नया आया था, किस साल आया था सर ये? मैं बात कर रहा हूँ 2010-11 के आसपास की। इंडिया में कम ही सेंटर होते थे जो इसको यूज़ करते थे, और स्पेशली विथ हेयर ट्रांसप्लांटेशन तो शायद ही कोई यूज़ करता था जिस समय हम लोगों ने इसको यूज़ करना शुरू किया था। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में हम लोगों ने पेपर भी इसके बारे में प्रेजेंट किया था कि हाउ डज इट हेल्प इवन इन गेनिंग गुड रिजल्ट इन हेयर ट्रांसप्लांटेशन। और वहाँ से फिर हमारा इंटरेस्ट हेयर में, रीजनरेटिव थेरेपीज़ में और ज़्यादा बढ़ा। हमने और ज़्यादा इसमें रिसर्च वगैरह किया, नई नई थेरेपीज़ हमने ट्राई करी, अच्छे रिजल्ट देखे। कुछ थेरेपीज़ ऐसी भी आई जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं थे, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को किया कि मैक्सिमम बेनिफिट आपको जिस ट्रीटमेंट से मिले, फिर उन ट्रीटमेंट्स पे हम लोगों ने ज़्यादा काम किया। अभी बहुत सारे अलग अलग तरह के भी थेरेपी आ गए हैं। QR678 काफ़ी ज़्यादा अभी पॉपुलर चल रहा है। थोड़ा बताइए कि डिफरेंस क्या है एक पीआरपी थेरेपी और QR678 या ऐसे जो पॉपुलर अभी थेरेपीज आ रही हैं? एक्चुअली हेयर में क्या होता है कि जो ट्रीटमेंट थी, आज भी इनफैक्ट जो मेन स्टे ट्रीटमेंट है, जो FDA अप्रूव्ड दवाइयाँ हैं, वो तो दो ही हैं। मिनोक्सिडिल लगाने वाली दवा होती है और फिनेस्ट्राइड खाने वाली। करेक्ट। और जो प्रॉब्लम इनके साथ है वो ये है कि एक तो जैसे ही आप दवा छोड़ते हो बाल वापस से जाने शुरू हो जाते हैं, मतलब परमानेंट इलाज नहीं दे सकते, और थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी होने के चांस होते हैं, स्पेशली फिनेस्ट्राइड के साथ जो सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। काफ़ी पेशेंट उसको नहीं लेना चाहते हैं, और उसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस तो होते हैं, हालांकि ये बहुत लो है पर फिर भी हो सकते हैं किसी में। वहाँ पे हमें एक ऐसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी जो एटलीस्ट अगर किसी में हम मिनोक्सिडिल फिनेस्ट्राइड नहीं दे पाए तो ये काम करे, या एटलीस्ट इनेबल करे कि अगर आप दवा छूट भी जाती है थोड़े दिन के लिए तो ऐसा ना हो कि बाल तुरंत से गायब होने शुरू हो जाएं, यानी जिसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हो थोड़ा, या फिर कम से कम मेंटेनेंस में हेल्प करे कि ठीक है मेंटेनेंस में दवाइयाँ नहीं या मिनिमम दवाइयाँ प्लस ये इस तरीके की कोई थेरेपी हो जिससे आप बालों को मेंटेन कर सकें। और इनका जो बेसिस जो था वो ये था कि शुरुआत में जो हेयर लॉस होता है तो उसमें हेयर के जो बनाने वाले सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं, उनका नंबर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो क्या हम उनको स्टिमुलेट कर सकते हैं, क्या उनके नंबर को हम इंक्रीज कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें हम डेवलप कर पाएँ। तो उसमें एक सब ऐसी चीज़ें आई जैसे PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, जो पहले से दूसरे क्षेत्रों में यूज़ हो रहा था। डेंटिस्ट्री में यूज़ होती थी, स्पोर्ट्स मेडिसिन में यूज़ होता था, फिर उसको हेयर के केस में भी यूज़ करना शुरू किया और इनकरेजिंग रिजल्ट शुरू में मिले। PRP अलोन ऐसी ट्रीटमेंट है भी, अगर मैं बताऊं बाकी सारे ट्रीटमेंट के कंपैरिजन में, अगर आप बात करें GFC ग्रोथ फैक्टर्स की या QR768 की, तो PRP अकेले ऐसी ट्रीटमेंट है जो पिछले 10 साल में इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुए हैं। करेक्ट। बहुत सारे पेपर पब्लिश हुए हैं, इनफैक्ट रिव्यू ही नहीं, मेटा रिव्यूज़ तक पब्लिश हुए हैं, क्रिटिकल एनालिसिस तक पब्लिश हुई है, और मैक्सिमम में जो इसके रिजल्ट है वो इनकरेजिंग रिजल्ट है। तो ये कहना कि PRP काम नहीं करती है, ऐसा नहीं है। तो साइंटिफिकली वेल एस्टैब्लिश थिंग है PRP। आप यूज़ कैसे करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में PRP को कैसे यूज़ करते हो, कहाँ यूज़ करना चाहिए, किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, किस पेशेंट में PRP सक्सेसफुल होगी, किस पेशेंट में नहीं होगी, PRP को बनाना कैसे होता है, उसकी क्वालिटी बहुत मैटर करती है। ये इतने सारे वेरिएबल हैं, दैट्स वाई आपको वेरिएबल रिजल्ट्स भी मिलते हैं। जहाँ तक दूसरे ग्रोथ फैक्टर्स की बात है, अगर आप बात करें PRP के जैसे ही GFC फिर आई, ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट आया कि प्लांट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट या एनिमल डिराइव्ड ग्रोथ कॉन्सेंट्रेट, इनका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मोर और लेस वही था कि PRP की तरह स्टेम सेल्स को स्टिमुलेट करें। QR768 एक बायोमिमेटिक पेप्टाइड का कॉम्बिनेशन है, मतलब जो ग्रोथ फैक्टर्स है जैसे जो PRP से निकल रहे हैं VEGF या HGF, इस तरीके के ग्रोथ फैक्टर्स हैं, जो इनका केमिकल फॉर्मूला है उससे मिलता जुलता फॉर्मूला बनाने की कोशिश की, वैसे केमिकल कंपाउंड, उनको हम लोग कहते हैं बायोमिमेटिक पेप्टाइड्स। वो एग्जैक्टली उसकी जैसा एग्जैक्टली नहीं होता लेकिन उससे मिलता जुलता होता है,
जो हेयर में वैसे ही जाकर फिर काम करते हैं। बट अगर आप बात करें कि नंबर ऑफ पेपर, रिसर्च, रिव्यूज, तो पीआरपी इज वे हेड ऑफ ऑल दीज ट्रीटमेंट। और ये सारे ट्रीटमेंट से फिर अब हम लोग मूव कर रहे हैं और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट की तरफ, जैसे अब आजकल स्ट्रोमल वस्कुलर फ्रैक्शन SVF है जो एडिपोसाइट डिराइव्ड स्टेम सेल से बनती है, और ग्रोथ फैक्टर का कॉन्सेंट्रेशन अच्छा खासा होता है इसमें। लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट है, जो भी शुरुआती प्रीलिमिनरी स्टडीज़ हैं दे आर शोइंग दैट इट्स रिजल्ट इज़ मच लॉन्ग लास्टिंग दैन कंपेयर टू PRP। तो इस तरीके की ट्रीटमेंट भी इवॉल्व हो रहे हैं। ऑटोलोगस माइक्रोग्राफ्ट ट्रीटमेंट आ गई है, जिसमें आप हेयर डिराइव्ड स्टेम सेल्स को आप लेते हो सो दैट हेयर स्पेसिफिक स्टेम सेल्स को वो स्टिमुलेट कर सकें। एक्सोसोम्स आ गए हैं, जिसमें बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, एक्सोसोम्स होते हैं। ये एक्सोसोम स्टेम सेल सिक्रेटेड वेसाइकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल जैसे होते हैं जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स रखते हैं। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल स्टेम सेल्स पर जाकर सिग्नलिंग देती है दैट दे शुड ग्रो, दे शुड डिवाइड, उनको स्टिमुलेट करते हैं वो उनकी ग्रोथ के लिए, जिससे हेयर की हेल्थ अच्छी होती है। तो रीजनरेटिव ट्राइकोलॉजी और रीजनरेटिव साइंस जो है आज के डेट में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुकी है। पुराने टाइम में हम PRP, GFC जो आज भी इफेक्टिव है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और फिर हम नई चीज़ों पे भी मूव करते जा रहे हैं। ऑटोलोगस माइक्रोग्राफ टेक्निक हो गई, स्ट्रोमल वस्कुलर फ्रैक्शन हो गए, ये सब नई टेक्निक है जो थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज देती है कंपेयर टू द अदर टेक्निक। सो अगर आपको जैसे हमारे ऑडियंस को बताना हो कि कौन सी अभी थेरेपी चल रही है या जो आप लोग टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा कारगर कौन सा है? देखिए, हेड ऑन स्टडीज़ तो अभी भी नहीं हुई है, पर अगर मैं अपनी प्रैक्टिस की बात करूं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो स्ट्रोमल वस्कुलर फ्रैक्शन एक बहुत ही इफेक्टिव थेरेपी है। क्योंकि इसको मैंने वैसे पेशेंट में भी यूज़ किया है जो बिल्कुल मिनॉक्सिडिल फिनेस्ट्राइड नहीं लेना चाहते हैं। इसको मैंने अलोन या PRP के साथ कंबाइन करके जब दिया है, तो वैसे पेशेंट में भी मुझे अच्छे रिजल्ट मिले। और दूसरी बात कि इसको PRP की तरह बार बार करने की ज़रूरत नहीं होती। आपने एक बार किया तो लगभग 6 से 9 महीने तक उसका रिजल्ट लगभग मेंटेन रहता है। तो आई एम वेरी मच होपफुल विद दिस थेरेपी। स्ट्रोमल वस्कुलर फ्रैक्शन एक ऐसी थेरेपी है जो काफ़ी इफेक्टिव है, हालांकि थोड़ी सी इन्वेजिव होती है, इसलिए मैं समझता हूँ वैसे तो डर्माटोलॉजिस्ट कर सकते हैं, बट शायद कुछ लोग ना कर पाएं, लेकिन ये अच्छी थेरेपी है। इसमें करते क्या है एक्चुअली? स्टेम सेल्स को हम लोग प्रोक्योर करते हैं फ्रॉम फैट डिराइव्ड स्टेम सेल्स, और फैट का सबसे अच्छा सोर्स होता है एब्डोमिनल फैट, जो पेट के ऊपर का फैट होता है, बेली फैट। वहाँ से अराउंड आपके बनाने के मेथड पे डिपेंड करता है। इसके बनाने के कई सारे मेथड होते हैं, एंजाइमेटिक मेथड होती है, मैकेनिकल सेपरेशन मेथड होती है। हमारे पास ऑटोमेटेड मशीन है जो इसको ऑटोमेटिकली बना देती है। तो अराउंड 20 to 30 ml फैट लेते हैं। अगर एंजाइमेटिक मेथड है तो उसको एंजाइम से डिसॉल्व करके SVF को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है उसमें। या मैकेनिकल मेथड में उसको माइक्रोलाइज करके फिर उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। या जो हमारे पास है ऑटोमेटेड मशीन है, जो आपको करना कुछ नहीं है, आपने बस निकाला, ऑटोमेटेड चैम्बर में डाला, उसी में सारी चीज़ें रहती है, माइक्रोलाइज़र और फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दोनों रहती है। वो मशीन उसको SVF बनाकर दे देती है। ये SVF जो होता है मिक्सचर होता है एडिपोसाइट डिराइव्ड स्टेम सेल्स, ग्रोथ फैक्टर्स, पेरिसाइट्स, ये सारी चीज़ें इसमें होती है, एक हाई कॉन्सेंट्रेशन में होती है। और फिर इसको फोटो एक्टिवेट किया जाता है। फोटो एक्टिवेशन से ये जो मैं बात कर रहा था, ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं और एक्सोसोम्स के फॉर्म में भी रिलीज होते हैं। फिर इनको हम हेयर के लेवल पे इनको इंजेक्ट करते हैं, तो फिर ये हेयर के स्टेम सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। ऑलराइट। सो एक तो होता है कि ब्लड प्लेटलेट्स यूज़ करते हैं PRP में जो इंजेक्ट किया जाता है। आप ये जो SVF करते हो तो इसमें इंजेक्ट क्या ब्लड ही करते हैं या फिर आपको प्रॉपर फैट निकालना पड़ता है? प्रॉपर फैट निकलती है इसमें ब्लड नहीं निकलता। इसमें ब्लड निकालने तो को आपको ऑपरेट करना पड़ता होगा? नहीं, बस एक छोटा सा होल बनाना पड़ता है, अराउंड 18 गॉज नीडल की एक होल बनाते हैं और उससे हम लोग फैट को निकाल सकते हैं। उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, पतले से नीडल जैसी होती है, उससे हम लोग निकाल लेते हैं उस फैट को। उससे फैट निकाल लेते हैं और फिर उस फैट को फिर प्रोसेस हाँ, करते उस हैं। फैट को प्रोसेस करते हैं। हाँ, यहाँ कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अनलाइक PRP जिसमें कि सिर्फ आप ब्लड निकालते हो तो एक्सपोजर का चांस काफ़ी कम रहता है कि आप
ब्लड सिरिंज में आई, आप उसको सेंट्रीफ्यूज में डाल दिया, फिर वो निकल गई और पीआरपी बन गया, तो उसका एक्सपोजर का चांस कम होता है। यहाँ एसवीएफ बनाने में अगर आप एंजाइमेटिक मेथड से बना रहे हो या मैकेनिकल सेपरेशन मेथड से बना रहे हो तो एक्सटर्नल एक्सपोजर का चांस ज़्यादा होता है। अब जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा तो आपको सावधानी ज़्यादा रखनी पड़ती है ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो। बट जो हमारा मेथड है इसमें बिकॉज ऑटोमेटेड मशीन यूज़ होती है इसलिए क्लोज मेथड होती है, एक्सपोजर होता नहीं है इसमें, तो काफ़ी सेफ तरीका है ये भी बनाने का। पीआरपी में ब्लड बार बार निकालने की ज़रूरत होती है, हर 2-3 महीने पे आपको रिपीट करने की ज़रूरत होती है। एसवीएफ में आपने एक बार किया तो यूजुअली 6 से 9 महीने तक दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 6 से 9 महीना फिर भी सर बहुत छोटा ड्यूरेशन हुआ अगर पेशेंट के नजर देखिए पेशेंट टू पेशेंट ये वैरी करता है, किन्हीं में मतलब 1 साल भी काम करता है और स्पेशली यूज़फुल है वैसे पेशेंट के लिए जो बार बार नहीं आ सकते। हमारे कई सारे पेशेंट जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं या इतने बिजी हैं कि वो आपकी क्लिनिक को बार बार विजिट नहीं कर सकते, उन लोगों के बारे में सोचिए जो 1 साल में एक बार बस थेरेपी ले रहे हैं और उनके बाल अच्छे मेंटेन्ड हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट हो जाती है। बट ये मिनी सर्जरी भी तो हो गया ना, थोड़ा सा तो उनको वो करना पड़ेगा। आप यही सोचो कि आप जब आप पीआरपी निकालते हो तो लगभग आप एक पतली निडल यूज़ करके निकाल रहे हो, उसमें निडल बस थोड़ी सी मोटी है, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस इसमें होता नहीं है, थोड़ी बहुत एनेस्थीसिया की इसमें होती है ज़रूरत, दैट्स ऑल। जितनी देर पीआरपी बनने में लगती है उतना ही टाइम अगर आप मशीन से बना रहे हो तो एसवीएफ बनाने में भी उतना ही टाइम लगता है। और ऐसे ट्रीटमेंट का आप क्या बोलोगे जिसमें मतलब जैसे ये जीएफसी या QR678 ये तो इसीलिए आया है कि बेसिकली इसमें हम आपका कुछ ले ही नहीं रहे, हम बस जा करके आपको जो उनके बनाए हुए केमिकल कंपाउंडेड हैं जो पेप्टाइड्स आपने बोला वो हम इंजेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसमें आपको क्या लगता है इसमें एफिकेसी कैसी है, स्ट्रांग है? और इसमें तो क्योंकि कुछ निकालना भी नहीं है, तो आपका क्या व्यू है इस पे? कोई हेड टू हेड स्टडीज़ कंपैरिजन स्टडीज़ तो नहीं है। तो जो मेरे एक्सपीरियंस में है, मेरा मानना है कि कंपेयर टू जीएफसी या अदर बायोमिमेटिक पेप्टाइड, पीआरपी इज लिटिल मोर इफेक्टिव, ओके, जिसमें मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। कंपेयर टू पीआरपी अगर आप बात करें तो एक्सोसोम ज़्यादा इफेक्टिव मुझे लगती है। कंपेयर टू एक्सोसोम मुझे एसवीएफ या एएमटी सेल थेरेपी ज़्यादा इफेक्टिव लगती है। पहले तो क्या होता था 35-40 ईयर्स पे हेयर बाल्डनेस और ये सब आना चालू होता था, गंजापन आना चालू होता था। आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि 18 साल के 16 साल की उम्र में भी लोग के बाल बहुत जल्दी झड़ रहे हैं। क्या रीज़न है इसका? एक रीज़न तो आप ये समझ लो कि ऑब्जर्वेशन। अब पहले के ज़माने में हेयर की प्रायोरिटी अच्छा दिखना ये कम ही होता था, तो अगर कोई गंजा हो भी गया तो आप ध्यान नहीं देते थे, ये बात को लोग नहीं सोचते थे कि अच्छा मुझे बालों का ट्रीटमेंट भी कराना है। ऐसा नहीं है कि पहले के लोग गंजे नहीं होते थे। अगर आप पुराने ज़माने के लोगों को भी देखें या फिल्म एक्टर्स को देखें तो बहुत सारे आपको बॉल्ड एक्टर दिखेंगे उस ज़माने में भी, हर एज में आपको दिखेंगे कि किसी की हेयर लाइन पीछे चली गई है, किसी का टेम्पल रिसेशन हुआ है। कुछ चीज़ें हैं जो डेफिनेटली चेंज हुई है, वो है एपिजेनेटिक फैक्टर्स। जैसे आजकल हम प्रोसेस फूड बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। प्रोसेस फूड खाने से इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स का ज़्यादा सिक्रीशन होता है और उसके कारण हेयर लॉस एक्सेलरेट हो सकती है। बहुत सारे जिम सप्लीमेंट्स और दूसरी चीज़ें को भी कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। जिम सप्लीमेंट से इशू होता है? ऐसे एज सच अगर किसी में देखिए, जेनेटिक फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जेनेटिक्स एंड हार्मोन। ये जो एपिजेनेटिक फैक्टर है इनका हार्डली आई थिंक कि जो इम्पैक्ट होता होगा 5 to 10% ही होता होगा। उसमें जिम सप्लीमेंट्स हो गए या फिर स्टीरॉयड इंजेक्शंस हो गए, क्रिएटिन हाई बहुत ज़्यादा अगर आप वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो उससे भी आईजीएफ का सिक्रीशन बढ़ने के चांसेस रहते हैं। अगर आपकी डाइट बहुत लो कार्ब है और बहुत ज़्यादा प्रोटीन अगर आप ले रहे हो तो आईजीएफ की सिक्रीशन बढ़ती है और उसके कारण भी हेयर की थिनिंग। आईजीएफ सिक्रीशन क्या होता है सर? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, और इसके कारण इनडायरेक्टली ये एंड्रोजन के सिक्रीशन को बढ़ाते हैं और जिसके कारण हेयर की थिनिंग बढ़ती है। वो हो गई। या फिर अगर आपकी डाइट बहुत स्क्यूड है तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, उसके कारण हेयर फॉल एक्सेलरेट हो सकता है। उसके अलावा फिर पॉल्यूशन है, स्मोकिंग है, ये सारे फैक्टर्स भी हैं, स्ट्रेस है, हार्मोन लेवल है। बिकॉज ऑफ दीज एपिजेनेटिक फैक्टर पेरीफॉलिकुलर फाइब्रोसिस मतलब हेयर के चारों तरफ ज़्यादा इन्फ्लामेशन होती है, उसके कारण हेयर का डैमेज होने का चांस बढ़ जाता है। तो दीज कुड बी मोर रीज़न की जो आजकल हम कॉमनली ये अर्ली एज में भी देखना शुरू करते हैं। इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं आज के युवा? बेहतर करना देखिए डिपेंड करता है कॉज पे।
अगर एलोपेशिया के बहुत सारे कॉज हैं, जो कॉमन कॉज है आप मेल पैटर्न हेयर लॉस या एंडोजेनेटिक एलोपेशिया है, लेकिन दूसरे भी कॉजेज़ हैं। एलोपेशिया एरियाटा है, स्कारिंग एलोपेशिया के बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। टीलोजेन इफ्लूवियम है जिसमें हेयर साइकिल डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसके कारण हेयर फॉल होता है। तो कुछ चीज़ों को तो आप कंट्रोल कर सकते हो, कुछ चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जेनेटिक्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो फैक्टर है विच इज़ रिलेटेड टू डाइट की, अगर आपके बॉडी में आयरन की कमी हो, अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12, D3 इन सब की कमी हो, उसके कारण भी हेयर फॉल हो सकती है। तो आप अपनी डाइट को बैलेंस करोगे तो कम से कम ये कमियां नहीं होंगी, तो कम से कम इनके कारण तो हेयर फॉल नहीं होगा। या जो चीज़ इसको एक्सेलरेट कर सकती हैं, लाइक बॉडी बिल्डिंग के लिए अगर आप स्टेरॉयड का इंजेक्शन अगर आप लेते हो तो उससे एक्सेलरेट होती है, तो इन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हो। प्रोटीन उतना ही लें जितने बॉडी के लिए ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लेने से भी हेयर फॉल होने के चांसेस होते हैं। स्मोकिंग ऑब्वियसली जितना आप नहीं करोगे उतनी अच्छी बात है। तो इन सब चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, अच्छा स्लीप, स्ट्रेस फैक्टर जितना कम होता है उतना अच्छा रहता है बालों के लिए। टेस्टोस्टेरोन और वो जो बनता है DHT वो कितना बनता है, उस पर कुछ आप रिकमेंडेशन देते हो पेशेंट्स को? नहीं, ये अगर कोई सोच रहे हैं कि किसी में बाल जा रहा है तो उसमें ज़्यादा DHT बन रहा है और किसी में नहीं जा रहा है, कम बन रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है। नहीं, DHT हेयर की रूट के अंदर बनती है। जो आपका ब्लड का लेवल है टेस्टोस्टेरोन या DHT, दैट डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू योर हेयर लॉस। जब स्टडी शुरू में की गई तो ये देखा गया कि ब्लड का लेवल किसी में बहुत ज़्यादा वैरी नहीं करता। इनफैक्ट जो लोग बॉल्ड होते हैं उनमें भी नॉर्मल ही लेवल रहती है, जो नहीं बॉल्ड रहते हैं उनमें मैक्सिमम लोगों में नॉर्मल ही लेवल रहती है उसकी। तो उससे आप कोरिलेट नहीं कर सकते बॉल्डनेस की डिग्री का कि इसमें लेवल ज़्यादा है तो ज़्यादा है, कम है तो कम है, ऐसा रिसर्च नहीं है। ऐसे जो प्रोडक्ट्स आते हैं DHT ब्लॉकर, शैम्पू, ये वो जो ब्लड आप जो DHT मेज़र करते हो, आप क्या करते हो, ब्लड का सैंपल लेते हो, उसमें DHT देखते हो, टेस्टोस्टेरोन देखते हो। मैं बोल रहा हूँ उसके लेवल से उसकी क्या क्वांटिटी आ रही है, उससे हेयर लॉस का कुछ खास लेना देना नहीं है। जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है वो हेयर रूट के अंदर उसका प्रोसेसिंग होती है, उसकी प्रोसेसिंग वहाँ पर एक स्पेसिफिक एंजाइम होती है 5-अल्फा रिडक्टेज, जो टेस्टोस्टेरोन को DHT में कन्वर्ट करती है। अब हेयर रूट के सेल के अंदर ये कन्वर्जन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये डिसाइड करेगी कि आपके कितने बाल जाएंगे और कब जाएंगे, और ये चीज़ डिपेंड करती है आपके जीन्स पे। अगर जीन ज़्यादा स्ट्रांग है, बॉल्डनेस की जीन आपकी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आपके ज़्यादा हेयर में ये DHT का कन्वर्जन होगा और उसके कारण आपके बाल धीरे धीरे पतले होकर, छोटे होकर धीरे धीरे गायब होंगे। अगर आपके जेनेटिक फैक्टर अगर आप उसको मेज़र कर सकें, मेज़र करने का कोई तरीका तो नहीं, लेकिन अगर सपोज दैट कि कमज़ोर है, कि कम चांस है बाल जाने का, तो हो सकता है सिर्फ हेयर लाइन रिसीड होकर रह जाए या थोड़ी बहुत बॉल्डनेस हो। तो ये जेनेटिक फैक्टर डिसाइड करती है कि कितने बाल जाएंगे, कब जाएंगे, किस स्पीड से जाएंगे। DHT इज बुलेट, जो टारगेट बनाती है वो जेनेटिक फैक्टर है। और इसको सही करने के लिए क्या कर सकते हैं? मेडिसिन से आप उन चीज़ों को रोक सकते हो। जो मेडिसिन होती हैं वो 5-अल्फा रिडक्टेज, ये जो एंजाइम हेयर सेल्स के अंदर होती है वहाँ जाकर ब्लॉक करती है उनको, तो DHT का इफेक्ट रुकता है। बट हेयर लॉस का सिर्फ एक ही कॉज DHT नहीं होता। मेल में DHT एक मेजर कॉज है, बट आजकल जैसे न्यू रिसर्च जो आ रही है उसमें दूसरे कॉजेज भी आ रहे हैं कि पेरीफॉलिकुलर इन्फ्लामेशन होती है, उसके कारण भी हेयर लॉस हो सकता है। दूसरे पाथवेज भी हैं जिसपे ये चीज़ें काम करती है और उसके कारण भी हेयर लॉस होता है। तो इसलिए ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ DHT आपने ब्लॉक कर दिया तो सारे पेशेंट में DHT ब्लॉक कर रहे हैं और सारे पेशेंट में आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं। प्लस जो DHT ब्लॉकर हैं वो भी जेनेटिक्स पे डिपेंड करते हैं कि वो कितना ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। देयर इज़ फेनेस्ट्राइड रेस्पॉन्सिव एलिमेंट, वो किस तरीके से है उस पर डिपेंड करेगी ये दवा आप में काम करेगी या नहीं करेगी। तो पेशेंट टू पेशेंट रिस्पॉन्स भी बहुत ज़्यादा वैरी करता है, और उसी जिस तरीके से बॉल्डनेस की पैटर्न वैरी करती है पेशेंट टू पेशेंट, उम्र वैरी करती है कि किसकी किस एज में जाएगी, किस स्पीड से जाएगी, वैसे ही दवा का भी जो रिस्पॉन्स होता है वो पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है। तो ये जो दवाइयाँ हैं, मिनॉक्सिडिल है या DHT ब्लॉकर्स हैं, तो सिर्फ अलोन काम करे ऐसा भी बहुत बार ज़रूरी नहीं होता। कई बार कॉम्बिनेशन काम कर लेते हैं तब जाकर ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। तो सभी लोगों में जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है वो पेशेंट टू पेशेंट वैरी करते हैं। आपको क्या लगता है रिसीडिंग हेयर लाइन का और हेयर लॉस का सबसे प्राइमरी रीज़न क्या होता है, मेजर फैक्टर?
जीन्स। मतलब फिर तो जैसे शाहिद कपूर का एग्जांपल ले लें तो उसके फादर के जीन्स तो आप देख ही रहे हैं कि उनके बाल नहीं है, मिस्टर पंकज कपूर, लेकिन शाहिद कपूर के बाल अच्छे हैं। तो मतलब ऐसा है कि इसमें भी एक्सेप्शंस हो सकते हैं। मतलब बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि पिताजी में बाल गए और बच्चे में बाल नहीं जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि पिताजी में बाल नहीं जाए बच्चे में बाल जाए। स्किप जनरेशन होती है, दादाजी में बाल जाएंगे पिताजी में नहीं जाएंगे बच्चे में जाएंगे। ऐसा भी होता है कि 30% ऐसे लोग होते हैं जिनकी पूरी फैमिली में दूर दूर तक किन्हीं के बाल नहीं जाते, उनमें भी बाल जा सकते हैं। मॉम के साइड से भी जीन्स आती है, उधर से भी आके बाल आपके जा सकते हैं। डैड के साइड से भी आ सकती है, उधर से भी आकर जा सकते हो। तो जेनेटिक फैक्टर, और ये एक दो जीन की कहानी नहीं है, ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स है जिसमें कि मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व है, और उनका ह्यूमन जीनोम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। जहाँ पर इक्वेशन 1+1 2 की जगह 1+1 111 भी हो सकता है। तो ये कहना कि एग्जैक्टली सभी में, बट मेजर स्टडीज़ में ये पाया गया है कि जिन लोगों में हेयर लॉस होता है 70% लोगों में यूजुअली फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव मिलती है। बट देर आर 30%, और 30% एक मेजर अमाउंट, मेजर नंबर है, उनमें कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होते भी उनके बाल जा सकते हैं। क्या अर्ली एक्शन ले करके कुछ किया जा सकता है इस पे, जिनके जीन्स मान लीजिए ऐसा है, और क्या है वो एक्शंस? एक बार जब हेयर रूट का लॉस हो जाता है फिर कोई भी दवा या थेरेपी उनको वापस नहीं ला सकती। तो ट्रीटमेंट इस बात पर उनकी इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है कि कितने बाल बचे हुए हैं। जैसे कहीं 100 बाल मान लेते हैं कि रहे हों, और वो घटकर आज 70 बाल हैं, आप वहाँ दवा करोगे आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन कहीं 100 बाल थे और घटकर आज 5 बाल रह गए, 10 बाल रह गए, तो आप कितनी भी दवा या थेरेपी कर लोगे वो वापस से अच्छा रिस्पॉन्स मिलके कि वो एरिया को घना बनाकर कवर कर ले, वो कभी भी नहीं हो सकता। तो सबसे पहली चीज़ कि जितना अर्ली ट्रीटमेंट होता है उतना लंबा रिस्पॉन्स आता है, उतना ज़्यादा दिन आप बालों को मेंटेन कर सकते हो। जितनी आप लेट से ट्रीटमेंट शुरू करते हो कि भाई बाल अच्छे खासे मेरे जब जा चुके हैं तब आप ट्रीटमेंट शुरू करोगे, तो ट्रीटमेंट से हो सकता है कि वो एरिया पूरी तरीके से कवर ना हो। तो पहली चीज़, जब आप नोटिस ही करते हो कि आपकी हेयर लाइन रिसीड हो रही है या हेयर में थिनिंग आ रही है, देन यू शुड गो कंसल्ट अ डॉक्टर। आजकल हमारे पास ट्राइकोस्कोप्स अच्छे अच्छे कैटेगरीज़ के आ गए हैं, जिससे हम शुरू में ही एनालाइज करके शुरू में ही हमें पता चल जाता है कि हाँ डायमीटर की वेरिएशंस हो रही है, इसमें थिनिंग हो रही है। अब अगर थिनिंग हो रही है किसी एरिया में, ये आपको दिख रहा है, तो आप ये नहीं बता सकते कि ये 1 साल में जाएंगे या 10 साल में जाएंगे या 20 साल में जाएंगे। आप स्पीड को नहीं कैलकुलेट कर सकते। ऐसा नहीं है कि 1 साल में इतने बाल गए तो 2 साल में इतने जाएंगे, 3 साल में इतने जाएंगे, ऐसा मैथ्स नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जहाँ थिनिंग हो रही है वहाँ बाल जाएंगे ज़रूर कभी ना कभी। तो आप अगर अर्ली ट्रीटमेंट शुरू कर लेते हो तो उन बालों के रुके रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आप उनको ज़्यादा दिनों तक कैरी कर पाओगे। तो अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट ये क्रक्स है एक्चुअली। आप जितना लेट से अपने हेयर के डिसऑर्डर्स को टारगेट करते हो, जितने लेट से उनके बारे में ट्रीटमेंट लेते हो, उस समय तक जितने भी रूट का लॉस हो चुका रहता है वो दोबारा फिर कभी भी नहीं आ सकते। क्या डैंड्रफ का हेयर लॉस से कोई कोरिलेशन है? कोरिलेशन है, बट कोई डायरेक्ट कॉज नहीं है। डैंड्रफ एक स्किन की कंडीशन है जिसमें स्किन के ऑयल ग्लैंड से ऐसे सिबम का सिक्रीशन होता है जो ज़्यादा स्टिकी होते हैं, और ज़्यादा स्टिकी होने के कारण ये होता है कि जो स्किन के डेड सेल्स हैं वो चिपक जाते हैं एक दूसरे से, इसलिए डैंड्रफ में वो फ्लेकिनेस आनी शुरू हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि बिकॉज ऑफ दैट सिबम लेयर एक फंगस की ज़्यादा कॉलोनी काउंट हो जाती है। वो फंगस नॉर्मल बॉडी पे भी रहते हैं, मैलासेजिया स्पीसीज, बट उनकी कॉलोनी काउंट बढ़ जाती है, फिर वो कुछ ऐसे सिक्रीशन करते हैं जिससे इन्फ्लामेशन होती है। तो एज सच डायरेक्ट कॉज डैंड्रफ हेयर लॉस का नहीं होता, पर दोनों अक्सर साथ में मिलते हैं। रीज़न ये होता है कि डीएसटी के कारण वो सीबम सिक्रीशन भी बढ़ती है, इसलिए डैंड्रफ कई बार हेयर लॉस के साथ साथ आपको मिलता है। ये एंड्रोजेनी है जो ऑयल के सिक्रीशन को भी कंट्रोल करते हैं एक्चुअली। यूजुअली अगर माइल्ड डैंड्रफ है तो एज सच हेयर लॉस इसके कारण नहीं होती, लेकिन अगर डैंड्रफ सीवियर हो, बहुत ज़्यादा हो, तो 2 रीज़न हो सकते हैं हेयर लॉस के। पहला रीज़न ये है कि अगर डैंड्रफ बहुत सीवियर है, बहुत ज़्यादा है, तो स्कैल्प में इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा होगी, और अगर स्कैल्प में इन्फ्लामेशन ज़्यादा होगी तो हेयर की साइकिल डिस्टर्ब होती है, उसके कारण हेयर फॉल बढ़ सकती है। दूसरा, ट्रैक्शन एलोपेशिया। अगर डैंड्रफ बहुत मोटी मोटी परत बनाते हैं तो कई सारे लोग उनको खींच खींच कर जब निकालते हैं, तो जब वो खींचते हैं तो उनके साथ बाल भी खींचते हैं,
और बाल को अगर आपने अचानक से खींच कर निकाला तो बालों की रूट जो होती है वो डैमेज होने के चांस होते हैं, जिसको ट्रैक्शन एलोपेशिया कहते हैं। तो ये 2 रीज़न हो सकते हैं हेयर लॉस के। या फिर कभी कभी जो चीज़ आपको डैंड्रफ लग रही है वो एक्चुअली में डैंड्रफ नहीं है, दूसरी डिजीज़ है जिसके कारण एक्चुअली हेयर लॉस हो रहा है। तो डैंड्रफ ऐसा जो कॉमन डैंड्रफ आप देखते हो दैट इज़ नॉट द डायरेक्ट कॉज ऑफ हेयर लॉस। हेयर ऑयलिंग करने से क्या हेयर लॉस में कुछ अच्छा चेंज आता है? प्रैक्टिकली नो। हेयर ऑयल एक कंडीशनर की तरह काम करती है जो बालों को स्मूथ बनाती है। तो अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा इंटैंगल रहते हैं तो उनके लिए हेल्पफुल है कि जब आप कंघी कर रहे हो तो बालों में खिंचाव नहीं लग रहा, अगर खिंचाव से बाल खिंच नहीं रहे हैं तो टूटेंगे कम। ये एक कॉज हो सकता है कि इस तरीके से वो बचा सकती है। बट एज सच तेल लगाने और ना लगाने से ऐसा नहीं है कि हेयर लॉस में कोई फ़र्क होता है। बट ये सब जो इतने प्रोडक्ट्स चलते हैं, कोकोनट ऑयल, मेथी का ऑयल, भिंगराज, पता नहीं क्या क्या आता है, ये सब मार्केटिंग में क्या फिर? कुछ ऑयल ऐसे होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। मिनरल ऑयल्स ऐसे होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। स्कैल्प में अगर इचीनेस है, रेडनेस ज़्यादा है तो उसको कम करते हैं। बट एज सच ऑयल का कोई डायरेक्ट डीएसटी पाथवे और इन सब पर इफेक्ट हो वैसी कोई बात नहीं होती है। स्पेशली कोकोनट ऑयल, और अगर आप इनकी बात करें, और स्पेशली जिन लोगों को डैंड्रफ है उन्हें तो ऑयल नहीं ही यूज़ करना। उनके पास ऑलरेडी ऑयल की ज़्यादा सिक्रीशन हो रही है, उसमें आप और ज़्यादा ऑयल ऐड कर रहे हो तो वो चीज़ों को वर्सन ही करेंगी। और देखा जाए तो ऑयल का कल्चर कहाँ है? इंडिया है, पाकिस्तान, एशियन कंट्री में कुछ में है। बाहर तो ऑयल लगाते भी नहीं है तो भी बॉल्डनेस तो सभी जगह है। तेल लगाने से ना तो बाल जाते हैं ना आते हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है जो एक्चुअली लोग को मतलब एक मिथ का एक ये भी था, एक बहुत पहले एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुई थी जिसमें ये देखा गया था कि अगर आप मसाज करते हो तो हेयर जो स्कैल्प की स्किन स्ट्रेच होती है तो उससे ग्रोथ सिग्नल्स निकलते हैं और वो हेयर की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। बट दैट वाज अ वेरी लिमिटेड स्टडी, और बाकी फिर उस तरीके की कोई स्टडी और पब्लिश भी नहीं हुई, और शायद कोई अच्छा इनकरेजिंग रिजल्ट मिला नहीं होगा बाकी स्टडीज़ में, इसलिए भी पब्लिश नहीं हुई। तो ये एक तरीके का मिथ है कि बहुत ज़्यादा मसाज कराने से ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ हो जाएगी, और ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाएगी तो हेयर की ग्रोथ बढ़ने लगेगी। प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता। तो हेयर स्पा वगैरह भी फिर गलत ही है? मतलब वो जो बोल रहे हैं कि मसाज करके और वो बहुत सारे केमिकल्स अलग अलग ब्रांड्स के यूज़ करके बोलते हैं इसकी वजह से ये हो जाएगा। व्हाट डू यू थिंक? वेल, साइंस तो ऐसा नहीं कहती, क्योंकि जेनेटिक फैक्टर को क्या चीज़ चेंज कर देगी? ऐसी कोई चीज़ है जो आपके जीन्स को चेंज कर दे? ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। इवन ट्रीटमेंट से आप बस प्रोलॉन्ग करते हो कि अगर आपके बाल जाने हैं 5 साल में तो वो जाएंगे 10 साल में, जब आप दवा बंद करोगे तब जाएंगे, लेकिन वो जाएंगे ज़रूर। हाँ, फील गुड ज़रूर होता है। आप जब कराते हो मसाज या हेयर स्पा तो आपको अच्छा लगता है, यू फील गुड। इट्स बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस पीपल वॉन्ट देम, आई सपोज दैट। बट एग्जैक्टली हेयर की डिजीज़ को ये ठीक कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। गलत हो जाए तो अलग बात है, लेकिन जहाँ तक मैंने अब तक जो रिसर्च पेपर्स और ये सब सारी चीज़ें पढ़ी उसमें तो ऐसा नहीं दिखता। लोग हेयर स्पा फिर मतलब इसी वजह से कराते हैं कि हेयर के आपके क्वालिटी अच्छी रहेगी और ये सब जो पिच किया जाता है। क्वालिटी फील तो अलग चीज़ है ना, कि आपके बाल कितने अच्छे फील हो रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। उसका हेयर लॉस से बहुत ज़्यादा कोई लेना देना नहीं। अगर आपके बाल अच्छे हैं, सिल्की है, बाउंसी है, इंटैंगल कम है तो, और जब वो बिल्कुल स्ट्रैंड अलग अलग होते हैं तो कवरेज ज़्यादा अच्छी लगती है, कवरेज ज़्यादा अच्छे से हो जाती है, तो आपको लगता भी है, हो सकता है कि आपको एक इल्यूज़न आता हो कि मेरा घनापन बढ़ गया है, ज़्यादा अच्छे कवरेज मिल रही है मुझे, ज़्यादा अच्छे आप दिख रहे हो। तो क्वालिटी और टेक्सचर ऑफ फीलिंग तो डिफरेंट चीज़ है। आप किस तरीके का शैम्पू यूज़ करते हो, कंडीशनर यूज़ करते हो, आपके यहाँ का पानी कैसा है, हार्ड है, सॉफ्ट है, इन सब चीज़ों पे आपकी हेयर की कंसिस्टेंसी डिपेंड करती है एक्चुअली। ये तो बहुत मतलब कंट्रोवर्शियल था एक तरह से मेरे दिमाग में कि हम लोग जो सोचते हैं हेयर स्पा और ये करके मतलब आपका हेयर की क्वालिटी बनी रहेगी और अच्छी होगी, हेयर लॉस कम हो जाएगा, और ये सब पिच भी होता है हर सैलून में। मतलब आप हेयर स्पा करा लो, आपका हेयर लॉस जो गिर रहा है रुक जाएगा, यही पिच करता है जनरली ऑडियंस को। तो हाँ, पर वो डॉक्टर नहीं है। करेक्ट। तो इसके अलावा एक और चीज़ मैं देखता हूँ इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है ये फ्लैक्स सीड्स और मेथी का दाना और ये सब का आप करी लीव्स और ये सब मिला करके पेस्ट बना के ऑयल बना करके खा लो,
या लगा लो, ये सारी चीज़ें चलती है। अब फ्लैक्सीड तो वैसे खाना चाहिए, हाँ। हेल्दी है, अच्छा ऑप्शन है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ये सब सारी चीज़ें मिलती है आपको उससे। बाल आपकी बॉडी का एक ऑर्गन है जैसे दूसरे ऑर्गन है, तो अगर आप बैलेंस डाइट लेते हो जिसमें सारे न्यूट्रिशन है तो वो बालों के लिए भी तो अच्छा है। बालों को भी तो ग्रोथ के लिए सारी चीज़ें चाहिए होती है। 90% हेयर तो जो केराटिन है वो प्रोटीन का ही बना होता है। अगर आपकी खाने की डाइट में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए तो ऑब्वियसली आपकी हेयर फॉल होगी, वो होना ही होना है। जो बच्चे माल नरिश होते हैं उनके हेयर की हेल्थ भी ख़राब होती है। बट लगाना इज़ नॉट समथिंग जो रिकमेंडेड है कि मतलब उससे कुछ होने वाला है। लगा कर कितना ज़्यादा कोई उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो स्किन को पेनिट्रेट करके हेयर के रूट के पास, हेयर की रूट स्किन से अराउंड 4 mm नीचे होती है, वहाँ तक जाकर पहुँच कर या ब्लड के थ्रू मिक्स होकर उस हेयर को पूरी न्यूट्रिशन दे, क्या लगता है कितने चांसेस होते होंगे इसके? जिस हिसाब से बता रहे हो तो इससे बेटर तो खा लो, कम से कम बॉडी में जाएगा। अगर आप बैलेंस डाइट रखते हो, आपकी बॉडी हेल्दी है तो हेयर भी हेल्दी होंगे ना। चलिए, एक चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते हो, दैट इज जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बाकी चीज़ों को तो आप बैलेंस डाइट से बना सकते हो ना। अगर आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो उसके कारण भी तो हेयर फॉल होगा। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, वो लंबे समय तक कंटिन्यू रहेगी, उसके कारण भी हेयर फॉल हो सकती है। तो हेयर फॉल के तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एटलीस्ट यू कैन अवॉइड दोज रीजंस कि अगर आप हेल्दी लाइफ स्टाइल रखते हो, आप एक्सरसाइज सही करते हो, आपकी नींद अच्छी होती है, आपकी डाइट अच्छी है, प्रोटीन की कमी नहीं है आपकी बॉडी में, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं है आपकी बॉडी में, तो आप अगर वो रीज़न ना रहेगा तो बाकी चीज़ों से तो एटलीस्ट हेयर फॉल नहीं होगा। आप ऐसा समझ लो कि कोई एक पैर से थोड़ा लाचार है, तो कंपेयर टू 2 पैर से जो अच्छे से दौड़ रहा है उसके कंपेरिजन में उससे तो गिराना ईजी होगा ना। डबल हिट हाइपोथेसिस कि अगर किसी में पहले से हिट लगी हुई है, उसमें आप दूसरा हिट अगर आपकी अक्वायर्ड फैक्टर भी हिट दे रही है तो उस चीज़ का लॉस होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। तो आप जेनेटिक फैक्टर का अगर एक हिट पहले से ही है किसी में और उसमें आप माल न्यूट्रिशन की, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, प्रोटीन की कमी है, या आप ऐसे प्रोडक्ट ले रहे हो जो कि हेयर के लॉस को एक्सेलरेट कर रही है, तो हेयर लॉस तो इंक्रीज हो जाएगी ना, स्पीड भी ज़्यादा होने के चांसेस। जहाँ जाने चाहिए थे आइडियली 2 बाल, वहाँ जाएंगे 4 बाल। आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हो, ये सब चीज़ें कर रहे हो, तो इनसे अफेक्ट तो होते ही है हेयर जैसे बाकी ऑर्गन अफेक्ट होते हैं, हेयर भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं। तो आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो। अच्छी न्यूट्रिशन, अच्छी डाइट, अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी स्लीप से पूरी बॉडी हेल्दी होती है तो हेयर की भी हेल्थ अच्छी मेंटेन होती है। बाकी सारा मुझे लग रहा है कि गिमिक है, जो हेयर ऑयल और हेयर स्पा और वट। ज़्यादातर तो गिमिक ही है। एक हार्ड मेंटालिटी होती है कि अच्छा चलो ट्रीटमेंट लेने से पहले ये तेल कितने की है, ये तेल 100 रुपये की है, ट्राई करके देख लेते हैं 100 रुपये में क्या जाता है। तो 100 रुपये का तेल ट्राई कर लिया, भले ही फ़ायदा हुआ नहीं हुआ डजेंट मैटर, उसके बाद फिर आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हो। तो कंपनी को तो फ़ायदा हो गया ना 100 रुपये के तेल का, वैसे तो बहुत सारे लोग होंगे। अच्छा, अगर फ़ायदा नहीं भी हुआ, कोई कंपनी ये भी सपोज दैट की कहती हो कि भाई फ़ायदा नहीं होगा तो मैं पैसे लौटाऊंगा, 100 रुपये के लिए आप कितना माथापच्ची करोगे। तो एक इस तरीके से भी बहुत सारे बिजनेस होते हैं। तो मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ कि कोई क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट कितना इफेक्टिव है नहीं इफेक्टिव है। अगर प्रोडक्ट कोई इफेक्टिव होता है तो बाकायदा एक पूरी स्टडी होनी चाहिए कि भाई आपने इतना सैम्पल साइज़ लिया इतने बालों में, इतने लोगों का जिनमें हेयर लॉस की ये प्रॉब्लम थी, आपने ये दवाइयाँ यूज़ की, उसका एक इंडिपेंडेंट सर्वे हुआ कि भाई किसी ने आके अच्छे से उसको एग्जामिन किया, फ़ायदा हुआ जो लोगों को दिखा, देन यू रिसर्च, जो पेपर हुआ उसको आपने पब्लिश किया, फिर आप भी कर सकते हो। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में किसी भी चीज़ की एक ही दवा बनी है। बहुत सारी चीज़ें नई आती रहती है, नए रिसर्च चलते रहते हैं, नई चीज़ें। आज के डेट में बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो कि प्लांट से डिराइव्ड हैं। कभी ना कभी हो सकता है कि उन प्लांट से अब कैपिला लॉन्गा जैसी चीज़ें हैं जो कि राइस और इन सब चीज़ों से डिराइव्ड हैं। तो इन सब के का भी कहीं ना कहीं तो रोल होगा ही। अब उनका एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि हेयर में यूज़ हो रहा है। तो ये जो रिसर्च है ये तो हमेशा चलती रहेगी, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रोडक्ट तो आएगा ही। तो हो सकता है कि आपको ऐसा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो जिसमें ऑलरेडी एक्टिव इंग्रेडिएंट हो जिससे बाल आपके अच्छे हो रहे हों, लेकिन एग्जैक्टली ये कह देना कि ये सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और इन सब से बाल अच्छे हो जाते हैं, ये तो एक ब्लाइंडली आप किसी भी चीज़ को आप कह सकते हो। फिर तो हेयर गमीज से हेयर वापस आते हैं। हेयर गमीज ज़्यादातर बायोटिन के टैबलेट्स होते हैं, उनमें बायोटिन का हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है। बायोटिन के बारे में ये है कि हेयर की ग्रोथ में
ये विटामिन हेल्प करती है। और इस विटामिन की कमी के कारण टीलोजेन इफ्लूवियम या सिबोरिक डर्माटाइटिस, दैट इज़ अ डैंड्रफ प्रॉब्लम, वो बढ़ने के चांसेस होते हैं। बट एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के केस में ये देखा गया है कि बायोटिन को अगर आप हाई डोज में भी देते हो तो बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता। तो वो भी वैसे ही है, मतलब प्रोडक्ट्स कंपनीज बनाती जाती हैं ये इसके लिए उसके लिए, बट साइंटिफिकली कोई वैलिड पॉइंट नहीं है उसको यूज़ करने का। अच्छा, साइंस के अलावा अगर मैं आयुर्वेदिक साइंस में बात करूं, नेचुरोपैथी में बात करूं, बहुत सारे रोजमेरी ऑयल, ये ऑयल और वो सब, इवन लीच थेरेपी करते हैं, बहुत सारे तरीके के सर ये सब चलता है ना अपार्ट फ्रॉम दिस। तो आपको क्या लगता है उससे असर होता है? अब ये तो आयुर्वेद वाले ज़्यादा अच्छे बता पाएंगे। मैं मतलब जिस चीज़ का डॉक्टर हूँ और जिस चीज़ों की मैंने पढ़ाई करी उसके बारे में मैं ज़्यादा अच्छा बता सकता हूँ। बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से? मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो बहुत सारी ट्रीटमेंट पहले ट्राई कर चुके होते हैं, फ़ायदा बहुत लोगों में नहीं होता, तभी मेरे पास आते हैं। हेयर वैक्स, हेयर जेल जो यंग लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, डू यू थिंक इससे नुकसान होता है? नुकसान इन द सेंस कि हेयर लॉस। देखिए, एज सच जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जिसमें बाल पतले होकर गायब हो रहे हैं, वो इन सब चीज़ों से नहीं इंड्यूस होते। आप जेल यूज़ करो, वैक्स यूज़ करो, कोई खास मैटर नहीं करता ये सब चीज़ें। हाँ, अब अगर आप उसको एक्सेसिव बहुत ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल हेयर ड्रायर है, अब आप रोज़ हीट थेरेपी दे रहे हो, अपने बालों को हीट ज़्यादा दे रहे हो, तो शुरू में उसकी फॉलिकल का जो केराटिन है वो डैमेज होगा, तो हेयर टूटने लगेंगे। और अगर आप वो बार बार करते रहोगे तो वहाँ की स्किन भी डैमेज हो सकती है, तो वहाँ के हेयर की रूट भी डैमेज हो सकती है। तो चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेयर कॉस्मेटिक्स बहुत सारे तरीके के हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हो। सेफ़ तरीके से यूज़ करना है, सेफ़ प्रोडक्ट यूज़ करना है, ये आपको समझना होता है। बहुत सारे हेयर स्ट्रेटनिंग केमिकल्स होते हैं जो कि हेयर को स्ट्रेट कर देते हैं। वो केराटिन के बॉन्ड को वो एक तरीके से ओपन करके हेयर को स्ट्रेट करते हैं। उनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो वो और ज़्यादा बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, तो एकदम से हेयर टूटना शुरू हो जाएगा। नीचे से हेयर टूटने से नुकसान होता है कि सर मेन रूट ही इम्पोर्टेंट? रूट नहीं निकल कर गिर सकती है, तो जो आपके लंबे बाल निकलते हैं और नीचे में हल्का बल्ब सा रहता है वो रूट नहीं है। बहुत सारे यूथ को लगता है कि मास्टरबेशन करने से हेयर लॉस होता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने रिसर्च कर रहा था मैं, तो मुझे ये मैंने रेडिट पे और बहुत जगह पे पढ़ा, मैंने कहा ये पूछना बनता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, सो दैट इज टोटली मिथ। कोई डायरेक्ट रिलेशन ऐसा नहीं है। ऑनियन जूस से लगाने से क्या बेनिफिट होते हैं? ऑनियन जूस एज सच एक डिजीज़ होती है एलोपेशिया एरेटा, जिसमें हेयर पैचेस में जाते हैं। उसमें अगर स्किन को इरिटेट करें तो हेयर के ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ऑनियन जूस थोड़ी सी इरिटेंट होती है, तो उसमें कई बार उसको लगाने से बाल आ सकते हैं। ऑनियन जूस में डाइसल्फाइड कंपाउंड्स भी होते हैं जो एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, तो पेरीफॉलिकुलर फाइब्रोसिस या इन्फ्लामेशन को कम कर सकते हैं, जिससे हेयर लॉस थोड़ा कंट्रोल हो सकता है। एलोपेशिया एरिएटा में ही होगा कि नहीं, मैं बता रहा हूँ एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में इन्फ्लामेशन को थोड़ा कम कर सकती है, बट एज सच कोई बहुत डायरेक्ट और हार्ड एविडेंस अवेलेबल नहीं है कि जिसमें ये बोला जाए कि ऑनियन जूस के कारण आपके हेयर इंप्रूव कर सकते हैं। और ये रोजमेरी ऑयल और बहुत सारे एलोवेरा, ये सब कुछ हेल्प करता है? देखिए, कुछ ऑयल में कुछ वही प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसा मैंने बताया रोजमेरी ऑयल या एलोवेरा, दीज आर एंटी इन्फ्लामेटरी एंड जब स्किन पे भी इनको हम यूज़ करते हैं तो इन्फ्लामेशन कम करती है, तो हेयर में भी कम करती होगी। अल्टीमेटली अगर इन्फ्लामेशन हेयर के अराउंड कम हो तो उनका लॉस कम होता है। बट क्लिनिकली और कितना ज़्यादा चेंजेस ये ला देंगे बालों के लॉस में, ऐसा बहुत हार्ड कोई एविडेंस नहीं है कि बहुत इस्टेब्लिश ट्रीटमेंट है जिससे सभी लोगों को फ़ायदा होता है, ऐसी कोई एविडेंस नहीं है। एक और बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है जो हर जगह मार्केट होता है, आंवला, इंडियन गूसबेरी। आंवला का जूस पीना चाहिए बालों के लिए स्पेशली बोलते हैं, और आंवला का तेल लगाओ, उससे कुछ होता है सर? तेल का तो नहीं पता। खाने से तो विटामिन सी मिलती है, एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी एजिंग का काम करती है, कोलाजन को बिल्डअप करती है, तो कहीं ना कहीं तो फ़ायदा देती होगी। बट लगाने से जो आंवला का जूस लगाओ उससे कुछ नहीं आप किसी भी तेल का कितना ही असर होगा ये तो बहुत मुश्किल है कहना। और ग्रीन टी भी लगाने से आजकल बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं कि ग्रीन टी लगाया बाल में। लगाने का तो सब चीज़ों का वीडियो आ गया है, 1000 प्रोडक्ट के वीडियोस हैं, बहुत सारे इंडिया में हैं, बहुत सारे बाहर हैं कि ये लगा लो, वो लगा लो, इससे बाल अच्छे हो जाएंगे, उससे बाल अच्छे हो जाएंगे। बट अगर ऐसा होता कि ऐसे प्रोडक्ट से ही बाल आराम से आते रहते तो आपको एटलीस्ट बाय द एज ऑफ 50
ऑलमोस्ट 50 to 80% लोगों में कहीं ना कहीं बॉल्डनेस रहती ही रहती है, राइट? इतना ज़्यादा प्रिवेलेंट है, वो बंद नहीं हो गया होता। आंवला खरीदना कितनी बड़ी बात है। बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन का हेयर लॉस कम होता है क्योंकि उनको प्रोटीन ज़्यादा मिलता है, क्या ये सही है? प्रोटीन जरूरी है बालों के लिए, अगर आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, अगर आपकी प्रोटीन की अगर इंटेक काफ़ी कम है तो आपके हेयर लॉस होने के चांसेस डेफिनेटली हैं। वेजिटेरियन लोगों को फिर क्या करना चाहिए, क्या खाने में ऐड करना चाहिए? देखिए हाई प्रोटीन कंटेंट वाले कौन कौन से वेजिटेरियन फूड है, टोफू है, पनीर है, सोयाबीन है, चिकपी है, पल्सेस हैं, चिया सीड्स जैसे हैं, तो इनमें प्रोटीन इनके थ्रू भी आप ले सकते हो। और आजकल तो वीगन प्रोटीन पाउडर्स आ रहे हैं, आप थोड़ा बहुत इनको भी आप यूज़ कर सकते हो अपने डाइट में टू मेंटेन द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। आपके डर्मा क्लिनिक्स बहुत ही अर्ली अडॉप्टर थे, आपने जब ये FUE अडॉप्ट किया इंडिया में स्पेशली, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या पिवटल मोमेंट थे जिस समय आपको लगा कि दिस यू हैव क्रैक्ड इट? जिस समय हमने प्रैक्टिस शुरू की थी उस समय ज़्यादातर FUT सर्जरीज होती थी, फॉलिकुलर यूनिट, जिसमें स्ट्रिप मेथड कहते थे, और FUE उस समय इवॉल्व होना ही शुरू हुआ था। हमें साइंटिफिकली एक राइट अप्रोच लगी FUE में कि जहाँ से हम बालों को निकालते हैं वही जो जगह परमानेंट जोन जिसको हम लोग कहते हैं कि एक सेफ़ जोन होता है। ऐसा नहीं है कि पीछे में सभी जगह से आप बालों को निकालते हो, एक सेफ़ जोन होती है जहाँ से बालों को निकालने पर उनके लॉन्ग लास्ट होने के प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर आप वहाँ से बालों को निकालते हो तो इट विल गिव यू एज गुड रिजल्ट एज FUT। और दूसरी चीज़ कि कोई विजिबल स्कार नहीं होता, डाउन टाइम काफ़ी कम हो जाता है। अगर आप फुल थिकनेस की स्ट्रिप कट करो तो हीलिंग में ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगी, पेन ज़्यादा होने का चांस है। फॉलिकल की हैंडलिंग अगर आप अच्छे से करो कि फॉलिकल डैमेज नहीं हो तो रिजल्ट इसके भी बहुत अच्छे होते हैं विदाउट हैविंग दोज कॉम्प्लिकेशन दैट यू गेट विथ FUT। इसलिए हमने FUE को इम्प्रूव करना शुरू किया और FUE को ही हमने अपना मेन अपना काम करने का तरीका बनाया। उसमें भी अब बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। FUE भी अब पहले जैसा FUE नहीं रहा। आप कैसे बालों को हैंडल करते हो निकालने के बाद, अब हम साइमल्टेनियस ट्रांसप्लांट करते हैं कि निकालते हैं और साथ साथ लगाते चले जाते हैं, सो दैट आउटसाइड बॉडी टाइम कम रहती है, तो हेयर फॉलिकल का डैमेज काफ़ी कम होता है, जो कि FUT में पॉसिबल ही नहीं है कि आप स्ट्रिप निकालोगे उससे जब तक आप हेयर को अलग नहीं करोगे तब तक वो लगेंगे नहीं। तो यानी कि कुछ ना कुछ टाइम उसको बॉडी के बाहर स्पेंड करनी ही होती है। अनलाइक दैट इन FUE विथ साइमल्टेनियस ट्रांसप्लांटेशन आप निकालते जाते हो, साथ साथ लगाते चले जाते हो। आपको रूट की तरफ से बिल्कुल नहीं हैंडल करना होता है। FUE के ग्राफ टॉप पे बल्कि होते हैं तो वहाँ से ग्रैब करना बहुत ईजी होता है, तो आप रूट को टच नहीं करते हो तो रूट डैमेज के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तो ये बहुत सारे एडवांटेज FUE के अगर आप अच्छे से समझेंगे। अब नई जो FUE की ऑटोमेटेड मशीन्स आ गई हैं, इंटेलिजेंट पंच नेविगेशन सिस्टम, उनसे हेयर के स्टेम सेल्स के साथ साथ जो ग्राफ डैमेज रेट है वो प्रैक्टिकली लेस देन 1% है। तो ये FUE में भी बहुत सारे इवोल्यूशंस आ गए हैं। अब लॉन्ग हेयर FUE आ गई है। अब पहले जैसा वो ट्रिम करने की भी ज़रूरत नहीं है कि ट्रिम करा कर आपने ट्रांसप्लांट कराया फिर लोगों को हफ्ते 2 हफ्ते घर के अंदर रहना पड़ता था या कैप पहनकर आप बाहर जाओ क्योंकि क्रस्ट दिखती थी। अब वो भी नहीं है। लॉन्ग हेयर FUE में आप सीधे सीधे लंबे बालों को निकाल कर लंबे बालों को लगाते हो, क्रस्टिंग वगैरह सब उसी में छिप जाती है। 2 दिनों में ही ऐसी ब्लेंडिंग होती है कि कोई बता नहीं पाता है कि आपने ट्रांसप्लांट कराया है। तो अगर अब तो ये तो रिवॉल्यूशनरी है कि किसी को डाउन टाइम की ज़रूरत ही नहीं है ट्रांसप्लांटेशन के बाद। आप थोड़ा सा कैसे FUE करते हैं हमारे ऑडियंस को बताइए कि क्या डिफ्यूज़ मेथड में, जैसे आपने बताया भी कि FUT में तो पूरा स्ट्रिप काटते हैं और फिर निकालते हैं, FUE में कैसे करते हैं कि वो दिखता भी नहीं है कि यहाँ से निकाला है? FUE में बहुत सारे फैक्टर्स आपको पहले जज करने होते हैं कि पेशेंट के डोनर एरिया की डेंसिटी क्या है, कि पर स्क्वायर सेंटीमीटर की कैसे हेयर है, उनकी थिकनेस क्या है, हेयर की जो डायमीटर है वो क्या है। इनके बेसिस पे आपको सेफ नंबर कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि अगर किसी की डेंसिटी कम है तो उसमें जो सेफ नंबर ऑफ फॉलिकल होंगे जिसको आप आराम से निकाल सकते हो और बिल्कुल भी पता नहीं चले कि यहाँ से निकाले गए हैं, वो नंबर कम होगी। किसी में अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो वो नंबर आप ज़्यादा निकाल सकते हो। किसी की हेयर की थिकनेस ज़्यादा है तो उसमें आप ज़्यादा ग्राफ भी निकालोगे तो भी कवरेज अच्छी मिलेगी। तो दैट इज़ पेशेंट फैक्टर। डॉक्टर फैक्टर्स में आता है कि आपकी पंच की साइज़ क्या है। आप स्मॉलर पंच यूज़ करते हो तो हीलिंग बहुत अच्छी होती है।
आजकल के जो इंटेलिजेंट नेविगेशन पंच सिस्टम की जो मशीन्स हैं उनमें हीलिंग इतनी फास्ट होती है बिकॉज वो थ्रू आउट कट नहीं करती, वो डायलेट करके अंदर जाती है। जैसे आप बाहर निकालते हो तो जो होल बनता है वो बहुत जल्दी श्रिंक कर जाता है क्योंकि आप कट नहीं कर रहे हो, इसलिए श्रिंकेज जो स्किन की इलास्टिक कैपेसिटी होती है वो मेंटेन रहती है। तो हीलिंग बहुत अच्छी होती है। तो प्रैक्टिकली आज के डेट में मतलब आप ट्रांसप्लांट करो और 2 दिनों के बाद आप रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग भी कर सकते हो सेफली, एज सच लाइट एक्सरसाइज कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं होता। तो ये जो पीछे में कुछ दिखे नहीं, इसके लिए सिलेक्शन ऑफ पंच, आपके मेथड आप कैसे निकाल रहे हो, वो निकालने में अगर आप कॉन्जिक्यूटिव फॉलिकल्स को निकालोगे तो दाग दिखेंगे। तो आपको ये भी देखना होता है कि आपकी जो निकालने की मेथड है उसमें आप हर या 3 या 4 में से कोई एक बाल को आप टारगेट करते हो और उसको निकालते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, किस डेप्थ तक जा रहे हो, आपका एंगल ऑफ इंसर्शन, एंगेजमेंट कैसे कर रहे हो, ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस से ये चीज़ें आती हैं। आपने शायद वर्ल्ड का फर्स्ट स्टडी किया था ऑफ बॉडी हेयर ट्रांसप्लांटेशन विटिलिगो अफेक्टेड एरियाज पे, राइट? तो क्या चैलेंजेस आए, क्या टेक्निकल आपने बेसिकली इसमें रिजोल्यूशन निकाला, एथिकल चैलेंजेस क्या आए नेविगेशन करने में इस पर्टिकुलर रिसर्च में? विटिलिगो पर्टिकुलरली ऐसी डिजीज़ है जिसमें कलर बनाने वाले सेल्स, जिनको मेलानोसाइट कहते हैं, उनका डैमेज हो जाता है, वो गायब हो जाती है एंड दैट्स वाई वहाँ कलर नहीं बनते, तो वो सफ़ेद हो जाती है स्किन। अब विटिलिगो की एक सर्जरी की एक टाइप ये भी आई थी कि आप स्किन, जहाँ की स्किन नॉर्मल है वहाँ की स्किन आप लेते हो, उनसे मेलानोसाइट को आप निकालते हो और फिर उनको ट्रांसप्लांट करते हो विटिलिगो वाली जगह पे, तो पेशेंट में कलर आ जाते हैं। इसको मेलानोसाइट केराटिनोसाइट सस्पेंशन या ट्रांसप्लांट कहते हैं। इसी का एक्सटेंशन है बॉडी हेयर ट्रांसप्लांटेशन। हेयर के जो मेलानोसाइट्स होते हैं वो बॉडी के कंपैरिजन में एक तो बड़े ज़्यादा होते हैं, दूसरा उनका नंबर भी ज़्यादा होता है हेयर में। तो दैट मीन्स कि मेलानोसाइट का और मेलानिन का गुड सप्लाई या रिजर्वॉयर हेयर ज़्यादा बेहतर है स्किन के कंपैरिजन में। और ये भी देखा गया है विटिलिगो में कि जिन जगहों पे विटिलिगो होता है, अगर वहाँ पर काले बाल हैं तो उनके ठीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा। और जहाँ पर बाल या तो सफ़ेद हो गए या बिल्कुल बाल नहीं है, जैसे लिप्स हो गए या इस तरीके की जगह जहाँ बिल्कुल बाल नहीं है, वहाँ पर अगर विटिलिगो होती है तो उनके ठीक होने के चांसेस कम होते हैं। दैट मीन्स कि विटिलिगो में कलर का जो पिगमेंटेशन जो फ्लो करता है वो हेयर से स्किन में आती है। सो वी एक्सप्लोर्ड दिस आइडिया थ्रू दिस मेथड कि हमने फिर क्या किया, विटिलिगो में हेयर ट्रांसप्लांट किया और ये देखा कि वाकई हेयर के चारों तरफ फिर पिगमेंटेशन बनना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे पूरे एरिया को कवर कर लेता है। नाउ एडवांटेज क्या है हेयर ट्रांसप्लांटेशन की? नॉर्मली जो स्किन ग्राफ्टिंग या मेलानोसाइट सस्पेंशन ट्रांसप्लांट होता है, अगर आप स्किन ग्राफ्ट कर रहे हो तो जितनी बड़ी स्किन ले रहे हो उतना ही बड़ा पैच कवर कर सकते हो, राइट? अगर पैच बहुत बड़ा है तो कितनी बड़ी आप स्किन कहीं बॉडी से ले लोगे। मेलानोसाइट सस्पेंशन भी जो है वो भी, उसमें भी आप स्किन ही लेते हो। उसकी जो एक्सपेंशन रेशियो है समवॉट अराउंड 1:10 to 1:8 to 1:10 है। यानी कि अगर आप इतना बड़ा लेते हो तो उससे करीब 8 गुना बड़ा एरिया को आप सर्जरी कर सकते हो। लेकिन अगर एक्सटेंसिव है तो उसकी भी लिमिटेशन है। लेकिन हेयर तो आपके बॉडी में ढेर सारे हैं, हेयर को तो आप बहुत सारा लेकर बहुत सारे एरिया को कवर कर सकते हो। प्रैक्टिकली मतलब एक्सपैंडेबल इतना ज़्यादा है, क्योंकि आप अगर मान लेते हैं कि अगर किसी के स्कैल्प से 3000 हेयर निकल रहे हैं तो 3000 में ऑलमोस्ट आधी बॉडी या फुल बॉडी का ट्रांसप्लांट हो सकता है विटिलिगो के लिए, क्योंकि विटिलिगो में बहुत ज़्यादा घनापन देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हेयर तो एक ऐसा सोर्स है जो बहुत ज़्यादा एबंडेंट है हमारी बॉडी में। तो अगर हेयर से कलर आना शुरू हो जाए विटिलिगो में तो सर्जरी कितनी इजी हो जाएगी। एंड वी हैव डन इन मेनी पेशेंट एंड वी गॉट मेनी फेवरेबल रिजल्ट इन विटिलिगो पेशेंट्स। हेयर ट्रांसप्लांट वर्सेस हेयर रीजनरेशन टेक्निक्स लाइक PRP, एक्सोसोम्स, सो आप कैसे डिसाइड करते हो कि किस में आपको जो डॉर्मेंट फॉलिकल्स हैं उसको रीजनरेट करने पे फोकस करना चाहिए किसी पेशेंट में, या किस में आपको लगता है कि ये इसमें हेयर ट्रांसप्लांट ही करना चाहिए? हाँ, ये पेशेंट टू पेशेंट हमें देखना होता है कि हेयर के लॉस का एक्सटेंट क्या है। अगर किसी जगह पे बाल बिल्कुल ही ख़त्म हो गए, बिल्कुल गायब से हो गए, या सिर्फ रोएं जैसे बाल थोड़े बहुत बचे हुए हैं, देयर इज़ नो पॉइंट इन डूइंग एनी मेडिकल ट्रीटमेंट विद मेडिसिन या हेयर रीजनरेशन ट्रीटमेंट इन दोज एरियाज। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड हेयर ट्रांसप्लांटेशन उस एरिया में करना चाहिए। हेयर रीजनरेशन ट्रीटमेंट उन एरियाज़ के लिए अच्छे हैं, या आप कह सकते हैं उन पेशेंट्स के लिए अच्छे हैं जहाँ पर अभी भी नंबर ऑफ़ हेयर्स ठीक ठाक बचे हुए हैं, क्योंकि
जो भी ये मेडिकल ट्रीटमेंट या रीजनरेशन ट्रीटमेंट है, मोस्टली जो फॉलिकल बचे हुए हैं उन्हीं में वापस से हेयर ला सकते हैं। जो चले गए उनको वापस से रीजनरेट अभी भी नहीं कर सकते, ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं आई है। तो इनका इम्पैक्ट क्या क्या होता है? तो पहली चीज़ तो ये कि सिनर्जिस्टिक एक्शन होता है। यही मैं बता रहा था कि पीआरपी को कैसे यूज़ करना होता है। सिनर्जिस्टिक एक्शन का मतलब ये होता है कि सपोज दैट कि किसी दवा की किसी पर्टिकुलर डोज पे साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप उसको कम डोज पे भी यूज़ कर सकते हो और साथ में कॉम्बिनेशन कर सकते हो पीआरपी या इस तरीके की ट्रीटमेंट जिसका प्रैक्टिकली कोई खास साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो इनके साथ अगर आप उनको कंबाइन करते हो तो कम डोज में भी आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो यानी साइड इफ़ेक्ट भी होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं और बिकॉज ऑफ दीज रीजनरेटिव ट्रीटमेंट वो इफ़ेक्ट भी ज़्यादा अच्छा आ जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इनका इफ़ेक्ट थोड़ा ज़्यादा प्रोलॉन्ग रहता है, अनलाइक द मेडिसिन्स कि मेडिसिन छूटी और बाल तुरंत से गायब होने शुरू हो जाते हैं। इनके इफ़ेक्ट थोड़े ज़्यादा लंबे दिनों तक मेंटेन रहते हैं कि पेशेंट के पास ऑप्शन होता है कि अगर कुछ दिन दवाइयाँ भूल गए तो भी वो दोबारा रिज्यूम करके फिर से वो शुरू कर सकते हैं। तो वहाँ पर रोल होता है। थर्ड है मेंटेनेंस। अब ज़िंदगी भर दवाइयाँ देना तो पॉसिबल कई बार नहीं हो पाता, तो वहाँ पर हेयर रीजनरेटिव ट्रीटमेंट बालों को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा काम आ जाती है। तो ट्रीटमेंट में इसको इस तरीके से यूज़ करना होता है। तो दोनों को यूज़ साथ में करे तो और बेटर है ना? बिल्कुल, स्पेशली यंग पेशेंट जिसमें हम ये जिनकी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है, हम फिनेस्ट्राइड की फुल डोज यूजुअली नहीं देते। हम अक्सर फिनेस्ट्राइड की हाफ डोज देते हैं ताकि साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस काफ़ी कम हो, और उसके साथ हम यूजुअली रीजनरेटिव ट्रीटमेंट को कंबाइन करते हैं ताकि इफ़ेक्ट भी अच्छा आ जाए, तो साइड इफ़ेक्ट भी नहीं हो और इफ़ेक्ट भी ज़्यादा अच्छा हो। इसके लिए हम लोग रीजनरेटिव ट्रीटमेंट को हम लोग ट्रीटमेंट में इसको यहाँ पर प्लेस करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बिल्कुल लेना ही नहीं होता है, नहीं दे कैन नॉट टेक फिनेस्ट्राइड, उनको डर लगता है, या मिनॉक्सिडिल नहीं ले सकते, या मिनॉक्सिडिल लेने से उनको साइड इफ़ेक्ट होते हैं, हेडेक होता है या फिर पाल्पिटेशंस होते हैं, दिल की धड़कन तेज़ लगती है। तो वैसे लोगों में आप नहीं यूज़ कर सकते दवाइयों को। तो वैसे लोगों में ये काफ़ी अच्छा काम करती है। रीजनरेटिव ट्रीटमेंट से आप एक एटलीस्ट प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हो, बालों को ग्रो कर सकते हो, उनको मेंटेन कर सकते हो, उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट हो जाता है, राइट। तो आपको ये देखना होता है कि किस पेशेंट में आप यूज़ करते हो इनको। विथ नाउ अ डेज व्हाट वी हैव ऑब्जर्व व्हेन वी डू रीजनरेटिव ट्रीटमेंट विद हेयर ट्रांसप्लांटेशन, जो हमारा एक स्पेशल रीजनरेटिव ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, जो डर्मा क्लिनिक्स का प्रोटोकॉल है, जिसको हम कहते हैं हेयर रूट रिवाइवल ट्रीटमेंट। तो जब हम ट्रांसप्लांट के साथ हेयर रूट रिवाइवल ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो ऑलमोस्ट 30 to 40% हेयर डायरेक्टली ग्रो करने शुरू करते हैं। नॉर्मली ट्रांसप्लांट में क्या होता है, जो बाल आप लगाते हो वो पहले गिर जाते हैं, फिर नए बाल निकलने शुरू होते हैं एट द एंड ऑफ 3 months, और ग्रेजुअली एक डेंसिटी आती है। बट विथ आवर हेयर रूट रिवाइवल ट्रीटमेंट ऑन एवरेज 30 to 40% हेयर सीधे सीधे बड़े होने शुरू हो जाते हैं। नाउ द बिगेस्ट और प्लस आपके जो पहले वाले बाल हैं उनकी भी अच्छी ग्रोथ होगी, उनकी भी क्वालिटी इंप्रूव करेगी बिकॉज ऑफ दिस रीजनरेटिव ट्रीटमेंट। तो एक तो ग्रोथ जल्दी होनी शुरू हो जाती है, कुछ बाल सीधे सीधे ग्रोथ फेज में आ जाते हैं, तो अब बहुत अर्ली है। ऑलमोस्ट हमने देखा है कि कई सारे पेशेंट में जस्ट 3 महीने में ही वो बहुत अच्छे दिखने शुरू। एंड आई एम नॉट जस्ट टेलिंग, हमारे पास बिल्कुल रिजल्ट है कि 3 महीने में ऑलमोस्ट एरिया कवर दिखना शुरू हो गया। इमेजिन कि जहाँ पहले बोला जाता था कि 12 महीने तक वेट करना होगा, 14 महीने तक वेट करना होगा, कई सारे पेशेंट में 3 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। और 6 महीने में तो ऑलमोस्ट सभी में अच्छा रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है, ऑलमोस्ट सभी में। तो रीजनरेट और 30 to 40% हेयर बिकॉज डायरेक्टली ग्रोथ फेज में आते हैं, तो आप डे 1 से अच्छे दिखने शुरू हो जाते हो। और इमेजिन कीजिए कि जब आप इसको कंबाइन करते हैं लॉन्ग हेयर FUE के साथ, तो अगर आपने शॉर्ट हेयर में 30 to 40% ग्रो कर रहा है तब भी आप अच्छे दिखने शुरू हो जाते हो। अगर लॉन्ग हेयर 30 to 40% रिटेन रह गए तो आपका ऑलमोस्ट वो एरिया डे 1 से ही कवर्ड जैसा दिखता है। दैट्स वाई वी कॉल इट इंस्टाग्राफ्ट टेक्निक, यानी कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट आपको ऑलमोस्ट इमीडिएटली दिखना शुरू हो जाता है। यू डोंट हैव टू वेट फॉर दैट मच टाइम। तो वहाँ पर भी रीजेनरेटिव ट्रीटमेंट का बहुत अच्छा रोल है। PRP या PRF कितना ट्रस्टवर्दी होता है? एक तो मैंने बताया कि कैसे आप इसको यूज़ करते हो, दूसरा इनकी बनाने की टेक्निक। अब PRP कुछ कहते हैं कि अच्छा काम नहीं करता, मैंने करवाया अच्छा काम नहीं करता।
तो पीआरपी बनाने का एक प्रैक्टिकल तरीका है, डबल स्पिन मेथड से आप अच्छे कॉन्सेंट्रेशन से बनाते हो। अगर आपकी कॉन्सेंट्रेशन बनाने में जो भी बना रहे हैं सब ऑप्टिमम है, उस लेवल की नहीं है जितनी लेवल पे चाहिए, थ्रेशोल्ड से कम है, तो फिर पीआरपी बहुत अच्छा काम नहीं करेगी। या फिर आप अगर पीआरपी वैसे पेशेंट में कर रहे हो जिनमें कि पीआरपी प्लेटलेट से पॉजिटिव ग्रोथ फैक्टर्स और नेगेटिव ग्रोथ फैक्टर्स दोनों निकलते हैं, कौन सा किस में प्रिडोमिनेंट होगा, ये कई सारी चीज़ें पेशेंट के कंडीशन पर डिपेंड करती है। ये देखा गया है कि अगर जैसे सपोज दैट आप इलनेस से तुरंत रिकवर करते हो और आपकी बॉडी अभी भी इन्फ्लामेटरी स्टेज में रहती है, वैसे केस में अगर आप उनके ब्लड से पीआरपी बनाते हो तो उनका पॉजिटिव इफेक्ट होने का चांसेस कम होता है, नेगेटिव इफेक्ट होने का चांस ज़्यादा रहता है। कभी कभी सुनते हो कि पीआरपी किया और बल्कि हेयर फॉल बढ़ गई, तो उसका रीज़न ये होता है कि आपको ये भी देखना होता है कि पेशेंट की बॉडी स्टेटस क्या है। अगर पेशेंट में कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशन पहले से है और उसमें आप पीआरपी करोगे तो वो चीज़ें एग्रीवेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बहुत जल्दी बहुत सारे लोग बहुत जल्दी पीआरपी करवाते हैं। बहुत जल्दी पीआरपी करवाने से भी फाइब्रोसिस बढ़ने के चांसेस होते हैं, या उसको बहुत ज़्यादा साथ में माइक्रो नीडलिंग कर रहे हैं, उसके साथ डर्मा रोलर बैठकर बहुत सारा कर रहे हैं, उससे फाइब्रोसिस बढ़ने के चांसेस होते हैं। अगर फाइब्रोसिस हुई फॉलिकल के अराउंड तो दवा का भी पेनिट्रेशन अच्छे से नहीं होगा, दवा धीरे धीरे ब्लड सप्लाई उस फॉलिकल की खत्म हो जाएगी और बाल चले जाएंगे। फाइब्रोसिस क्या होता है? फाइब्रोसिस मतलब आप ऐसा समझो कि एक जनरल टर्म में हेयर के चारों तरफ एक कवरिंग जैसा बन जाना, हेयर के रूट के चारों तरफ। सूजन टाइप बोल सकते? नहीं, सूजन नहीं होता। फाइब्रोसिस में कोलाजन डेवलप करती है हेयर के चारों तरफ, हालांकि वो नॉर्मल कोलाजन नहीं होती और धीरे धीरे हेयर की जो ब्लड सप्लाई होती है वो धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाती है। तो आपको किस तरीके से यूज़ करना है वो भी आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से बनाना है, कौन से पेशेंट के स्टेटस क्या है। कोई बहुत ज़्यादा एनीमिक है, उसकी हीमोग्लोबिन कम है, उस वैसे या प्लेटलेट काउंट ही कम है उसकी, वैसे पेशेंट में आपको पीआरपी नहीं करना होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें ये सब भी देखनी होती है, किस टेम्परेचर पे आपके टेम्परेचर रेगुलेशंस वगैरह हैं या नहीं है पीआरपी बनाते समय, आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन जो है आपने उसको ऑप्टिमाइज़ किया है कि नहीं किया है। हर मशीन की अलग अलग यील्ड होगी, आपको उसके हिसाब से उसको ऑप्टिमाइज़ भी करना पड़ेगा, तब जाकर एक अच्छी हाई डेंसिटी पीआरपी बनती है। और यूजुअली ज़्यादातर लोगों में अगर आपने सही से बनाया, आपका पेशेंट का सिलेक्शन क्राइटेरिया सही है तो काम करेगी। आप अगर इसको अलोन ट्रीटमेंट की तरह अगर यूज़ करोगे, हेयर ट्रांसप्लांटेशन में अलोन ट्रीटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। पीआरपी इज़ वर्क एज एन एडजुवेंट, ये समझना होता है, ये मेन ट्रीटमेंट नहीं है। इस ट्रीटमेंट का काम है दूसरे ट्रीटमेंट की हेल्प करना, उनके साथ काम करना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ पीआरपी करा के आपके बाल बहुत घने हो जाएंगे तो फिर वहाँ पर आप डिसअपॉइंट ही होगे ज़्यादातर। तो पेशेंट सिलेक्शन, किस पेशेंट में किन के साथ कब करनी है, कितना करना है, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। सो पीआरपी का आपने बताया, अभी इसी तरीके से हमने पहले भी डिस्कस किया, जीएफसी है, QR678 है, तो डिफरेंस अभी क्या आ रहा है? मतलब अभी ज़्यादातर लोग जो है पुश कर रहे हैं कि वो ऐसे जो ना बेसिकली जीएफसी करवा दें, और ऐसा क्लेम भी करते हैं कि जीएफसी इज़ 2 times बेटर देन पीआरपी, QR678 इज़ 5 times बेटर देन जीएफसी। मैंने ये सब सुना है और मैंने जब सर्च वर्च किया तो ये सब चीज़ें पे लिखा हुआ भी मिला है। नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। जैसा मैंने बताया कि अगर आप ढंग से पीआरपी करोगे तो दैट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। अच्छा, तो पीआरपी इज़ इफेक्टिव मोर देन QR678 जीएफसी? मैं पर्सनली बहुत कम लोगों में QR678 या जीएफसी यूज़ करता हूँ, अवेलेबल एट माई क्लिनिक। तो पीआरपी पिछले 10 सालों से एस्टैब्लिश ट्रीटमेंट है, मल्टीपल पेपर, क्रिटिक्स, मेटा रिव्यू, सब चीज़ें आई है और मैक्सिमम ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। इतना ज़्यादा तो किसी की भी क्रिटिकल एनालिसिस किसी ट्रीटमेंट की नहीं हुई होगी जितना पीआरपी का हुआ है। तो ये एक वेल एस्टैब्लिश ट्रीटमेंट है। जहाँ तक जीएफसी की बात है, पर्सनली मेरा ऑब्जर्वेशन है कि ये पीआरपी जितना अच्छा काम नहीं करती। उन लोगों के लिए पीआरपी थोड़ा ज़्यादा पेनफुल होता है, तो जब फेशियल अगर रिजुविनेशन की बात करते हैं तो मैं प्रीफर करता हूँ जीएफसी, क्योंकि इसमें पेन कम होता है। तो फेशियल रिजुविनेशन के लिए मैं जीएफसी प्रीफर करता हूँ कंपेयर टू पीआरपी। स्कैल्प के रिजुविनेशन के लिए मैं पीआरपी ज़्यादा अच्छा ही समझता हूँ। QR678 एक कम्प्लीटली नॉवल कॉन्सेप्ट है, बायोमिमेटिक पेप्टाइड्स हैं वो, मतलब ग्रोथ फैक्टर लाइक मॉलिक्यूल, दे वर्क लाइक ग्रोथ फैक्टर्स बट दे आर एग्जैक्टली नॉट द बायोलॉजिकल ग्रोथ फैक्टर्स।
और जहाँ तक मैंने कुछ पेशेंट में यूज़ किया है, अगेन द रिजल्ट इज़ इक्विवोकल. सो आई वोंट से इट इज़ वेरी बैड, आई वोंट से इट इज़ वेरी गुड. समथिंग दैट, देखिए हर डॉक्टर का अपना एक ट्रीटमेंट कॉन्फिडेंस होता है. तो मुझे ये पता होता है कि हाँ ये पेशेंट है, इसकी ये प्रोफाइल है और मैं ये ट्रीटमेंट करूँगा, इसमें ये चीज़ अच्छा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. तो मैं ट्रीटमेंट का सिलेक्शन उस बेसिस पे करता हूँ. न्यूअर जो ट्रीटमेंट है, अगर आप बात करते हैं एक्सोसोम्स की, ऑटोलोगस माइक्रोग्राफ टेक्निक की या फिर एसवीएफ की, तो मैं बोलूँगा जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने अब तक किया है, एसवीएफ कंपेयर टू ऑल दिस ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट एसवीएफ है. थोड़ा सा बताइए एक्सोसोम्स थेरेपी में क्या होता है? एक्सोसोम्स जो है वो माइक्रो वेसाइकल्स हैं जो सिक्रीट होते हैं यूजुअली सेल से, लिविंग सेल्स. इनफैक्ट सारे बॉडी के सेल्स, सारे एनिमल्स के सेल, प्लांट सेल्स एक्सोसोम्स बनाते हैं. ये एक्सोसोम का ऑटोक्राइन एंड पैराक्राइन दोनों टाइप का इफेक्ट होता है. मतलब ये खुद के सेल्स पे भी पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं ग्रोथ के लिए, और अगल बगल भी जाकर जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जिस सेल के लिए टारगेटेड होती है वहाँ पर भी वो सिग्नल मॉलिक्यूल लेकर वो एक तरीके से मैसेंजर की तरह काम करते हैं कि भाई हम आपके पास ये लेकर आए हैं, अब आपका काम है इसको आगे प्रोसेस करके अपनी एक्शन को दिखाओ, और वो एक्शन रिप्लिकेट होता है कि हाँ नाउ वी स्टार्ट टू डिवाइड. दिस इज़ हाउ एक्सोसोम्स वर्क एक्चुअली. और इसमें एमआरएनए और इस तरीके के कंटेंट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह होते हैं जो ये मैसेंजर मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं. एक्सोसोम्स बिकॉज 3 सोर्स मोस्टली होते हैं एक्सोसोम, जैसा मैंने बताया, ह्यूमंस से भी निकलते हैं, प्लांट से भी निकलते हैं, एनिमल से भी निकलते हैं. जो एक्सोसोम्स है वो उनका काम भी यही है कि वो हेयर के स्टेम सेल्स को स्टिमुलेट करना. दिस इज़ द बेसिकली आइडिया बिहाइंड द एक्सोसोम. बिकॉज एक्सोसोम अगर आप प्लांट या एनिमल बेस्ड यूज़ करो तो यू कैन अक्वायर इट इन मिलियंस एंड बिलियंस एक्चुअली. तो जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा आपको मिलता है, इसलिए ग्रोथ फैक्टर की जो सिग्नलिंग भी होती है वो हाईएस्ट अमाउंट पर जाकर हो सकती है. सो कंपेयर टू अदर टेक्निक ये थोड़ा सा इफेक्टिवनेस ज़्यादा रखती है. विच वाइड स्प्रेड बिलीफ फ्रस्ट्रेट्स यू द मोस्ट? पानी. जब मैंने ये शहर से मैं ये शहर गया और यहाँ का पानी चेंज हुआ तो मेरे बाल जाने शुरू. अच्छा, ये होता नहीं है ऐसा? ऐसा कुछ भी नहीं है. एंडोजेनेटिक एलोपेशिया मैंने बताया ना, वो तो जेनेटिक होता है. और पानी की हार्डनेस और सॉफ्टनेस से हेयर ब्रिटल हो सकते हैं, हेयर हार्ड हो सकते हैं, हेयर सॉफ्ट दिख सकते हैं, हेयर रफ हो सकते हैं, ये हो सकता है. लेकिन बॉल्डनेस नहीं होती है. पानी के चेंज होने से बॉल्डनेस नहीं होती है. तो कई बार मुझे ये बोलना पड़ता है कि अच्छा आपके घर की जो फीमेल्स हैं वो भी तो सेम पानी यूज़ कर रही हैं, वो क्यों नहीं बॉल्ड हो रही हैं? और रीज़न यही है कि उनमें हार्मोन नहीं बन रहा DHT, इसलिए वो बॉल्ड नहीं हो रही हैं. तो ये तो बहुत सारे लोग लेकर आते हैं कि या फिर ये समझा पाना कई बार मुश्किल हो जाता है कि नहीं, डाइट इज़ नॉट द अलोन फैक्टर. कि मैं बहुत स्ट्रेसफुल जॉब में रहा, मेरी डाइट अच्छी नहीं रही, मैं बाहर खाता रहा, उसके कारण मेरे बाल चले गए. अच्छा, एक मैंने भी सुना है कि जैसे ब्लड थिकन्स हो जाता है, जो दूध मत पियो, दूध से या ऐसे कोई प्रोडक्ट्स कार्ब्स वाले या डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ मत करो, ब्लड आपका मतलब वो होता है ना कि उस लेवल पे थिकन हो जाएगा कि आपका बॉडी के ऊपर तक नहीं जाएगा. ये सब चीज़ें भी मिथ्स आती हैं, ये सब मिथ ही है, राइट? महाभारत के ज़माने से लोग दूध पी रहे हैं. ब्लड थिक हो जाएगी तो सिर्फ हेयर को ही इन्वॉल्व करेगी, बाकी चीज़ों को नहीं करेगी. जनरली भी बोलते हैं कि आपको ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने चाहिए. क्या सही होता है? डेयरी प्रोडक्ट्स के अपने फ़ायदे अपने नुकसान हैं. ये तो समझना होगा कि जो गाय का दूध है वो गाय के बछड़े के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है. इंसान का जो दूध है वो इंसान के लिए सबसे अच्छा है. स्पीसीज़ वाइज तो अलग अलग होती है, बट अब ये ऐसा नहीं है. मतलब सालों और सदियों से हम दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट खाते पीते आए हैं और हेल्दी रहे हैं बहुत सारे दिनों तक. तो ऐसा नहीं है कि नए नए रिसर्च आते हैं, कुछ कहते हैं कि भाई प्रैक्टिकली ज़्यादा सेवन करने से लिपिड ज़्यादा होती है, तो लिपिड का ऑक्सीडेशन ज़्यादा, तो कैल्शियम डिपॉजिशन ज़्यादा हो सकती है. बट इतना ज़्यादा कुछ भी प्रूवन नहीं है. तो दूध फ़िलहाल हेल्दी है और इसको हेल्दी ही रहने देना चाहिए. इससे ब्लड थिक हो जाते हैं ऐसा तो कोई एविडेंस इस तरीके की चीज़ें नहीं है. पीडियाट्रिक हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है?
बच्चों में हेयर ट्रांसप्लांटेशन बहुत कुछ रेयर सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जब हमें बच्चों में भी ट्रांसप्लांट करने पड़ते हैं। एक केस याद है जो उसकी स्कैल्प, एक बच्चे की स्कैल्प पूरी बर्न हो गई थी, जल गई थी। तो अब वो बच्चा स्कूल जाता है तो हमेशा ऑड फील करता है। बाकी बच्चे जो होते हैं उनकी जो एक्सेप्टेंस होती है वो उसके लिए थोड़ी कम है या वो ऐसा फील करता था। तो वैसे केस में ट्रांसप्लांट करके हमने उनको बाल से उस एरिया को कवर कर दिया। जो हेयर लॉस है ये सिर्फ मेल का प्रॉब्लम नहीं है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलरली जाना जाता है, फीमेल में भी बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के पैटर्न्स के हेयर लॉस हो रहे हैं, राइट? तो आप लोग ट्रीटमेंट में कैसे डिफर करते हो बिटवीन मेन एंड वुमेन? फीमेल में हेयर लॉस के का भी जो सबसे मेन रीज़न है वो फीमेल पैटर्न हेयर लॉस या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया ही है। ओके। बट फीमेल में फैक्टर जो है कि डीएसटी के कारण ही होता है, ये प्रीडोमिनेंटली नहीं है। फीमेल में जेनेटिक फैक्टर, डीएसटी फैक्टर, हार्मोनल इम्बैलेंस, एस्ट्रोजन फैक्टर, स्ट्रेस फैक्टर, पेरीफॉलिकुलर फाइब्रोसिस, ये मल्टीपल चीज़ों से हेयर लॉस हो सकती है। इसलिए सभी फीमेल में डीएसटी ब्लॉकर भी काम नहीं करती या एंड्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी काम नहीं करते हैं। तो एक तो फीमेल में डायरेक्ट जो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विद द डीएसटी है वो यूजुअली फीमेल में नहीं होता, बट फीमेल में भी जेनेटिक फैक्टर, यही सब फैक्टर जो होते हैं वो ज़्यादातर काम करते हैं। दूसरे जो डिफरेंस होता है वो ट्रीटमेंट पे होता है, क्योंकि कुछ ट्रीटमेंट जैसे फॉर एग्जांपल मिनॉक्सिडिल हेयर की रीग्रोथ तो करवाता है सर पे, चेहरे पे भी करवा सकता है। अगर मेल में हल्के फुल्के यहाँ बाल आ जाएं और सर के बाल घने हों चलता है, लेकिन फीमेल में अगर चेहरे पे बाल आ गए वो नहीं चलता है। तो मिनॉक्सिडिल का जो यूज़ होता है फीमेल में वो बहुत प्रिकॉशनली आपको करना होता है। आपको अच्छे से इंस्ट्रक्शन देने होते हैं कि चेहरे पे बिल्कुल भी ट्रिकल ना हो, जब लगाएं तो हाथ को अच्छे से धो लें, नहीं तो इन्हीं हाथों से छुएंगे तो चेहरे पे बाल आ जाएंगे। जो डोज रखी जाती है वो यूजुअली कम रखी जाती है ताकि कोई हाइपरट्राइकोसिस उनमें ना हो। फीमेल में ऑब्वियसली जब भी वो फैमिली प्लान या इस तरीके की चीज़ें करती हैं तो यूजुअली हम दवाइयों को 3 महीने पहले बंद कर देते हैं, क्योंकि इन दवाइयों का सेफ्टी जो है वो प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में स्टैब्लिश नहीं है। तो वहाँ भी डिफरेंस आ जाता है कि आप कौन सी दवा दोगे। अगर कोई चाइल्ड बियरिंग एज में है जिनकी फैमिली कंप्लीट नहीं है, वहाँ आपको पहले उनसे बात करनी होगी। डीएसटी ब्लॉकर या हार्मोनल जो ट्रीटमेंट होते हैं वो तो कम्प्लीटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग में। तो उसमें भी आपको अच्छे से काउंसलिंग करनी होती है। उसमें देखना होता है कि किन पेशेंट में आप ये यूज़ कर सकते हो, किन में नहीं यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कुछ प्रेगनेंसीज तो अनप्लान्ड भी होती है ना। अगर वैसे में डीएसटी ब्लॉकर पे कोई पेशेंट है और वो प्रेग्नेंट हो गई तो फिर कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये भी फैक्टर होता है। तीसरी चीज़ की दवा का रिस्पॉन्स फीमेल में डीएसटी ब्लॉकर का, जैसे मैंने बताया कि कुछ फीमेल में रिस्पॉन्स आता है, कुछ फीमेल में नहीं आता। तो आपको पेशेंट पे ये भी देखना होता है कि किस पेशेंट में आएगा, किस पेशेंट में नहीं आएगा। ये भी आपको देखकर दवा फिर उसके हिसाब से देनी पड़ती है। तो फीमेल में ट्रीटमेंट ऑल टुगेदर थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल है। प्लस जो फीमेल में दूसरे कंफाउंडिंग फैक्टर बहुत सारे रहते हैं, जैसे क्रोनिक टीलोजन इफ्लूवियम, क्योंकि अक्सर आई वुड से कि बहुत सारे इंडियन फीमेल जो होती है वो थोड़ी एनीमिक होती है, थोड़ी सी या तो आयरन का लेवल उनमें कम होता है, तो उसमें क्रोनिक टीलोजन इफ्लूवियम भी बहुत सारे फीमेल में कॉमनली दिखते हैं। तो आपको उन इश्यूज़ को भी एड्रेस करना होता है कि थायराइड की कोई इशू तो नहीं है, न्यूट्रिशन की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो सब सारे इश्यूज़ भी आपको देखकर एड्रेस करने होते हैं। तो फीमेल में इस तरीके से ट्रीटमेंट जो होता है वो अलग अलग ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू मेल एक्चुअली। प्लस जो दूसरी अदर डिजीजेज है लाइक एलोपेशिया एरियाटा या स्कारिंग एलोपेशिया, वो फीमेल में भी हो सकती है। तो आपको ये भी देखना होता है कि कहीं वो डिजीजेज तो नहीं हो गई हैं। जैसे फॉर एक एंटिटी है एलोपेशिया एरियाटा इनकॉग्निटो और एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, कई बार दोनों दिखने में एकदम बिल्कुल बाहर से सेम लिखते हैं। ट्राइकोस्कोप से एग्जामिन करते हैं तो कई बार हमें क्लूज दिखते हैं कि नहीं ये तो एलोपेशिया एरियाटा इनकॉग्निटो है रादर देन एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। और कई बार तो बायोप्सी भी करवाते हैं तो भी पता नहीं चलता कि दोनों में से क्या है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एलोपेशिया एरियाटा इनकॉग्निटो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। वो अपनी बॉडी के सेल्स, अपने ही हेयर सेल्स को डैमेज करते हैं और उसका कई बार जो पैटर्न इवॉल्व होता है वो फीमेल पैटर्न हेयर लॉस जैसा ही होता है, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जैसा ही होता है। उसको कैसे सही करते हैं जो इनकॉग्निटो है उसको? बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं उसके। अगर वाइड स्प्रेड एरिया में है तो यूजुअली ओरल ट्रीटमेंट्स आते हैं, उसके इम्यूनोसप्रेसिव्स यूज़ होते हैं जिससे वो बाल इम्प्रूव करते हैं। तो उसका तो ट्रीटमेंट लाइन ऑल टुगेदर कम्प्लीटली डिफरेंट होता है।
बहुत सारे पेशेंट्स बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट होते हैं फॉर गेटिंग देयर हेयर बैक, और वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके भी आते हैं जल्दी से ठीक कर दो। तो आप कैसे बैलेंस करते हो, कैसे डायग्नोसिस करते हो, क्या आप पॉसिबिलिटीज़ बताते हो? डायग्नोसिस जब हम बनाते हैं, जब हम करते हैं, तो यूजुअली हेयर के डिज़ॉर्डर की मैक्सिमम डायग्नोसिस क्लिनिकली ही बनती है। उसके लिए आपको कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ हेयर के डिज़ॉर्डर छोड़ दें तो। जेनेटिक हेयर शाफ्ट डिज़ॉर्डर और स्कारिंग एलोपेशिया जैसे डिज़ॉर्डर को छोड़ दें तो यूजुअली कोई बायोप्सी की ज़रूरत नहीं पड़ती। वंस वी डायग्नोज द डिज़ॉर्डर, और हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ट्राइकोस्कोप्स होते हैं, जिसके बेसिस पे हम ये डिज़ॉर्डर्स को डायग्नोज करते हैं। और फिर डायग्नोसिस के समय हमें ये भी देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में हेयर की डेंसिटी कैसी है। अगर डेंसिटी थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो मतलब हमें पता होता है कि हाँ, यहाँ दवा का भी इफ़ेक्ट अच्छा आ जाएगा। डेंसिटी अगर बीच बीच की होती है तो वी कैन से टू द पेशेंट कि यहाँ पर घनापन तो आ सकता है, पर हो सकता है वो घनापन उतना ज़्यादा नहीं हो। और कहीं पर डेंसिटी बहुत कम हो गई तो ऑब्वियसली यू टॉक अबाउट ट्रांसप्लांटेशन की, यहाँ वैसे एरिया में ट्रांसप्लांटेशन वुड बी मोर यूजफुल फॉर यू। तो एक तो ये डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इस बात पे डिपेंड करती है कि किस एरिया में कितने बाल हों। दूसरी चीज़ प्रोग्रेशन। अब एक बंदा ऐसा आ रहा है जिसका पूरा ऊपर का एरिया खाली हो गया है, तो नो ट्रीटमेंट इज़ गोइंग टू वर्क दैट फॉर दैट मैन। दूसरा पेशेंट मेरे पास ऐसा आता है जिसकी आगे की हेयर लाइन पीछे चली गई है लेकिन बाकी जगह पे बाल हैं। अब हेयर लाइन बिल्कुल पीछे चली गई है, आगे बिल्कुल खाली हो गया, देन ऑफ कोर्स ट्रांसप्लांटेशन इज द ओनली वे टू गिव हिम नेचुरल हेयर इन द हेयर लाइन। पर क्या सिर्फ वही उसका सॉल्यूशन हो सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि आपने हेयर लाइन तो लगा दी लेकिन पीछे वाले बाल तो वही है, वो तो धीरे धीरे फिर से गायब हो सकते हैं, यानी वो कुछ महीनों में फिर से बॉल्ड हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि क्या वो पहले ट्रीटमेंट ले चुका है या नहीं ले चुका है। अगर पहले ट्रीटमेंट ले चुका है तो उसकी जो हेयर लॉस है क्या वो स्टेबलाइज है या नहीं स्टेबलाइज है। क्योंकि अगर आपने ट्रांसप्लांट कर दिया है बहुत यंग पेशेंट में, बहुत यंग एज में, जब आपने बहुत लो हेयर लाइन बना दी और पीछे के सारे बाल चले जाएंगे, तो वैसा पेशेंट कैसा दिखेगा कि बिल्कुल लो हेयर लाइन है और पीछे से पूरा खाली है। वो पेशेंट कभी भी अच्छा नहीं दिख सकता है। ऐसा नहीं होता। पेशेंट फिर उनकी एज पे भी डिपेंड करता है, बॉल्डनेस की प्रोग्रेशन पे डिपेंड करती है कि कितनी ज़्यादा बॉल्डनेस हुई है, क्या पहले ट्रीटमेंट लिया है या नहीं लिया है, अगर लिया है तो उसका क्या रिस्पॉन्स रहा है। इन सब चीज़ों पर हमारा ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आप किस पेशेंट में क्या चीज़ दोगे। जो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं आप, जो ग्राफ्ट लगाते हो, क्या वो भी जाने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है? बहुत बार बोलते हैं हेयर ट्रांसफर कराए लेकिन वापस वो बाल झड़ गए, मतलब वो वापस ही नहीं आए, वो शेडिंग के बाद भी वापस आए और फिर कुछ टाइम के बाद चले गए, ऐसा होता है? देखिए, अगर वो वापस ही नहीं आए तो मतलब कि वो बाल डैमेज हो गए थे ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटेशन, तो इसके कारण वो वापस ही नहीं आए और इसलिए वो ट्रांसप्लांट फेल हो गया। रीज़न पेशेंट फैक्टर और डॉक्टर फैक्टर दोनों होते हैं। पेशेंट बहुत ज़्यादा हेवी स्मोकिंग करता रहा हो, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किए हों, तो उसके कारण भी बाल कम ग्रो करते हैं। डॉक्टर फैक्टर है ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटेशन आपने फॉलिकल की हैंडलिंग अच्छे से नहीं की, तो उसके कारण भी, या आपने स्लिट्स अच्छे से नहीं बनाए, डेप्थ ज़्यादा है, विड्थ ज़्यादा है, डेप्थ कम है, विड्थ कम है, इन सब चीज़ों पर उनकी सर्वाइवल रेट, बॉडी के बाहर रख कर बहुत ज़्यादा देर तक छोड़े हैं, फॉलिकल ड्राई हो गए ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटेशन, तो यू विल गेट नॉट गुड रिजल्ट विथ ट्रांसप्लांटेशन इन सच केसेस। नाउ अब हम बात करते हैं वैसे सिनेरियो की कि पेशेंट पहले बोला कि मेरे बाल अच्छे दिख रहे हैं और फिर ख़राब हो गए। ऐसा ज़्यादातर वैसे पेशेंट में होता है जो दवाइयों को यूज़ करना बंद कर देते हैं। जैसा मैंने बताया कि ट्रांसप्लांट वाले बाल लंबे चलते हैं, आपके पहले वाले बाल लंबे नहीं चल रहे हैं, वो तो अपनी रेट से गायब होते रहेंगे अगर आपने दवा नहीं खाई। तो आपने सपोज दैट किसी में आगे में बाल लगाए और पीछे के सारे बाल खाली हो गए, वो फिर से कैसा दिखेगा? वो फिर से बॉल्ड दिखना शुरू हो जाएगा। बट रेयरली ऐसा भी होता है कि आपका डोनर एरिया भी स्टेबल नहीं होता। एंड दैट्स वाई जब भी आप ट्रांसप्लांट करने के पहले आप जाते हो डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर को सिर्फ आगे का एरिया ही नहीं चेक करना होता है, पीछे का भी एरिया चेक करना होता है, देखने के लिए कि डोनर एरिया में तो कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है, क्या डोनर एरिया स्टेबल है। अगर डोनर एरिया में मिनिएचराइजेशन थिनिंग दिख रही है तो दैट मीन्स कि ये वाले बालों को अगर आगे निकाल कर लगाएं तो उनके आगे भी पतले होने के चांसेस हैं। तो वैसे केसेस में आप इमिडिएटली ट्रांसप्लांट पे नहीं जंप करते,
आप यू हैव पायनियर्ड इंस्टाग्राफ्ट, आपने अच्छी टेक्नोलॉजी से वो कटिंग नहीं करना पड़े, वो सब आपने सही किया। अब अगले 5 साल में आपको क्या लगता है कि कैसे टेक्नोलॉजी आने वाले, क्या एआई का कुछ बड़ा प्ले होगा या रोबोट्स जो अभी बहुत सारी जगह पे वो यूज़ कर रहे हैं, आपने भी बताया कि बेसिकली बहुत सारे मशीन्स आ रहे हैं जो खुद से कर दे रहे हैं, तो क्या आने वाला है आपको लगता है नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में क्या? जहाँ तक रोबोट की बात है तो रोबोट ऐसा है जिसमें अभी क्या है, जो मशीनें हैं वो आपको असिस्ट करती हैं, करना आप ही को काम है। आप फॉलिकल को टारगेट करते हो और मशीन अपने एक खास मोड से उसको निकालते हैं, फिर देन यू टेक आउट दैट हेयर। दीज आर इंटेलिजेंट नेविगेशन पंच सिस्टम। बट रोबोट अभी भी है, ऐसा नहीं है कि आगे आएंगी। आटास के नाम से रोबोट है, बट प्रॉब्लम क्या है अभी इस रोबोट के साथ कि इट डज नॉट हैव दैट गुड प्रिसीजन। रोबोट का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा? रोबोट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि वो सेम काम को बार बार रिपीटेड सेम मैनर में कर सकता है। जैसे हम क्या हो जाते हैं, इंसान फटीग हो जाता है, अगर आप बहुत ज़्यादा एक ही काम को करते रहते हो तो आप थक जाते हो और आपकी एक्यूरेसी कम हो जाती है, प्रिसीजन कम हो जाती है। रोबोट क्या करेगा, उस चीज़ को बार बार करता रह सकता है विद द सेम प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। बट प्रॉब्लम अभी इसके साथ ये है कि ट्रांसप्लांटेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स गेम। इसमें एक एक स्टेप, मल्टीपल स्टेप्स हैं और हर स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉलिकल निकालते समय आपके फॉलिकल रूट से थोड़ा सा भी डैमेज हुआ, कट गया, हेयर की एंगल सही से नहीं बनी, डेप्थ नहीं बना, विड्थ नहीं बना, कुछ भी हुआ, ड्राई हो गया थोड़ी देर के लिए, बाल चले गए, फिर वो बाल नहीं आएंगे वापस। तो इतना ज़्यादा प्रिसीजन रखना होता है। आप इमेजिन करो कि एक बंदा है जिसमें कि अगर सपोज दैट हम मान लेते हैं कि यहाँ तक खाली है और आपको 3000 ग्राफ्ट करने हैं, तो वो 3000 स्लिट्स परफेक्ट बनने चाहिए। हर 3000 एक एक स्लिट अच्छा होना चाहिए, सेम प्रिसीजन में होना चाहिए। इट्स अ हाई फोकस जॉब, एकदम बिल्कुल। और जिनमें 5000 6000 करना है उसमें तो आप इमेजिन करो कि 5000 जो स्लिट्स बनने चाहिए वो बिल्कुल सही बनने चाहिए, तब जाकर वो बाल अच्छे ग्रो करेंगे। तो वो प्रिसीजन अभी के जो रोबोट आटास 2.0 है, उनको बाल निकालना भी होता है तो इट टेक्स मच मोर टाइम। वो पहले फिक्स करता है, फिर वेट करता है, फिर जाता है, फिर निकालता है। लैग पीरियड ज़्यादा है, मतलब जितनी देर में वो 100 बाल निकालेगा मैं 500 1000 बाल निकाल दूंगा। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, पंच साइज़ बड़ा यूज़ करते हैं। पंच साइज़ बड़ा यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि अल्ट्रा प्रिसीजन नहीं है कि आपको किस डेप्थ तक जाना है, कैसे फॉलिकल में जाना है। पंच साइज़ बड़ा यूज़ करने के कारण स्कैल्प का डैमेज थोड़ा ज़्यादा होता है उसमें। नंबर ऑफ ग्राफ्ट कम निकाल सकते हैं, सिर्फ साइड वाले पार्ट से तो बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते, जो डोनर एरिया होता है पीछे से ही निकाल सकते हैं। उनको लगाते भी, जो स्लिट्स बनाते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े बनते हैं। तो रिज़ल्ट अभी भी उतना अच्छा रोबोट से नहीं आ रहा है। बट विथ यूज़ ऑफ एआई एंड रोबोट अगर साथ में करेंगे आगे 5-10 साल में, आपको लगता है इसमें काफ़ी चेंज आएगा? डेफिनेटली एआई इज़ चेंजिंग ऑल द prospects, all the arena, so I don't think कि हेयर ट्रांसप्लांट अभी भी एआई से स्कैल्प मैपिंग और इस तरीके की चीज़ें तो आ ही रही है। लेट्स होप कि हमारे जॉब को और आसान बना दे। अल्टीमेटली जो चीज़ मुझे लगती है कि जो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा वो ये होगा कि वी कैन डेवलप अ थेरेपी विच कैन एक्चुअली रीस्टोर द स्टेम सेल्स। और एक बार स्टेम सेल्स रीस्टोर हो जाएगा तो बाल अपने आप फिर से ग्रो कर जाएंगे। तो शायद दैट डे वुड बी द बेस्ट डे। मैं वही क्वेश्चन पे आने वाला था आपके साथ कि स्टेम सेल थेरेपी में क्या वो चेंजेस ला सकता है? स्टेम सेल थेरेपी, अगर आप ये सोच रहे हो कि स्टेम सेल थेरेपी में हम स्टेम सेल्स डाल देते हैं और वो वहाँ स्टेम सेल्स बना के बालों को ग्रो कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। स्टेम सेल थेरेपी ने हेयर मीन्स वी आर टारगेटिंग द हेयर स्टेम सेल्स टू स्टिमुलेट देम टू ग्रो। ये जो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि स्टेम सेल्स लिया, वो सर में स्टेम सेल डाल देंगे तो वहाँ नए नए बाल आ जाएंगे, बिकॉज हमने स्टेम सेल डाल दिया है तो स्टेम सेल्स बाल बना देंगे। ऐसा नहीं होता, ये नहीं हो रहा है अभी भी। ये शायद बहुत रिसर्च लेवल पे कहीं हो रहा हो, कुछ कभी कभी खबरें आती है कि स्टेम सेल्स डाल के डी नोवो अपने बालों को वापस से उगाया है, बट वो बहुत लिमिटेड एक्सपेरिमेंट में वो चीज़ें हो पाई रही थी और उसमें भी वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं रही। तो स्टेम सेल थेरेपी का मतलब है वो थेरेपी जो हेयर के स्टेम सेल्स के थ्रू काम कर रही है। पीआरपी भी एक तरीके से स्टेम सेल थेरेपी है, जीएफसी
या SVF या ऑटोलोगस माइक्रोग्राफ टेक्निक, दिस ऑल आर स्टेम सेल्स ट्रीटमेंट एक्चुअली। अब हमारे व्यूअर्स जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जो ऐसे यंग होते हैं बोलते हैं उनके बाल तो नहीं जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे हैं जो थोड़ा एज हो जाता है जिनके चले जाते हैं, वो बोलते हैं वो रिवर्स नहीं कर सकते। दोनों ही केसेस में एक होप और एक वो विदाउट होप रहता है। तो आपकी रिकमेंडेशंस हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होंगे? देखिए, एक बात तो ये समझिए कि कोई प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट नहीं है कि आप अभी से करने लगोगे तो आगे चल के बाल नहीं जाएंगे। ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं है और ना ही हम रेकमेंड करते हैं। द टाइम यू फील दैट आपकी हेयर लॉस शुरू हुई, आपको कंसल्ट उसी समय करना चाहिए। द अर्लियर यू स्टार्ट द ट्रीटमेंट द बेटर यू गेट द रिजल्ट, और ज़्यादा लंबा रिजल्ट भी, दोनों चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ है, कंप्लायंस बहुत ज़रूरी होता है। जो भी दवाइयाँ या थेरेपीज़ आपको दी जाती हैं, आपको कंप्लायंट रहना पड़ता है, तभी उसका इफेक्ट आएगा। डॉक्टर से बिना पूछे मेडिसिन को ना बंद करें, क्योंकि इसका अभी भी कोई परमानेंट इलाज नहीं है। और सपोज दैट कि जब 100 बाल थे और उससे 70 पर आए तब आपने दवा शुरू की, फिर दवा छोड़ दी, अब 50 रह गए, फिर आप दवा शुरू करोगे तो फ़ायदा तो होगा, लेकिन अब वो 70 वाला फ़ायदा कभी नहीं होगा, राइट? तो अर्ली ट्रीटमेंट शुरू करें। अनहेल्दी लाइफस्टाइल पूरी बॉडी को अफेक्ट करती है, तो हेयर को भी अफेक्ट करेगी, बहुत ऑब्वियस है। तो वैसे लाइफस्टाइल को आप छोड़ें। हेल्दी लाइफस्टाइल पूरी बॉडी को हेल्दी रखती है, तो हेयर को भी हेल्दी रखेगी ऑब्वियसली, तो वैसे लाइफस्टाइल को चुनें। अभी एक न्यूज़ आया है कि 2 लोगों का डेथ हो गया हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान कानपुर में। आपका क्या थिंकिंग है, क्या हुआ है, और मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांटेशन ओवरऑल एक बहुत ही सेफ सर्जरी है, लेकिन सेफ सर्जरी है अगर इसको क्वालिफाइड पर्सन करे तो। ओके। अगर आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई, यू डोंट नो हाउ टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशन, हाउ टू रिकॉग्नाइज द अर्ली साइंस ऑफ इम्पेंडिंग कॉम्प्लिकेशन, तो ऑब्वियसली कोई भी प्रोसीजर अगर आप किसी चीज़ में वेल ट्रेंड नहीं है, अगर आप वो करने जाएंगे तो कॉम्प्लिकेशन तो होने के चांसेस बिल्कुल है। तो कई सारे ऐसे सर्जन होते हैं जो नाम के सर्जन होते हैं, सर्जरी उनके यहाँ टेक्नीशियंस करते हैं, कम पैसे में करते हैं, इसलिए लोग ल्यूर होकर उनके पास चले जाते हैं। ऑब्वियसली टेक्नीशियन को नहीं आइडिया होता कि एनेस्थीसिया की डोज़ कैसे देनी होती है, कितनी देनी होती है, क्या सेफ़ डोज़ होती है, क्या उसके अर्ली साइंस होते हैं कि जब आपको पता चल जाता है कि हाँ यहाँ रुक जाना चाहिए। ऐसी चीज़ों का उनको कोई पता नहीं होता। और ऐसी जगहों पे जब लोग ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं, ना ही वो बेटर OT स्टेरिलाइजेशन के प्रोटोकॉल्स वगैरह को फॉलो करते हैं, तो इन्फेक्शन, एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, एलर्जी वगैरह को कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग उनके पास होती नहीं है, ना ही सेंटर इतना उनका वेल इक्विप्ड होता है। तो उन जगहों पे कॉम्प्लिकेशन के चांस ज़्यादा होते हैं। आप ऐसा समझिए कि इलीगल ट्रांसप्लांटेशन तो बहुत सारी चीज़ों में है ना। किडनी ट्रांसप्लांट में भी हम न्यूज़ में देखते हैं कि भाई पेशेंट की डेथ हो गई, पकड़े गए, ऐसा हो गया। उसी तरीके से एक तरीके से ये इलीगल आप ट्रांसप्लांट कर रहे हो कि डॉक्टर नहीं करके वो जो हेल्पर्स होते हैं वो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं बैठकर। तो वैसी जगह पे अगर आप ट्रांसप्लांट कराएंगे सिर्फ ये सोच के कि पैसे कम लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशन का चांस ज़्यादा है। एक रेप्यूटेड क्लिनिक, एक क्वालिफाइड डॉक्टर जो कि पोस्ट ग्रेजुएट रहते हैं, उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिली हुई होती है, एक प्रॉपर कि आप ना केवल प्रोसीजर को कैसे ढंग से करें, आपको उस प्रोसेस से रिलेटेड इन एंड आउट आपको पता होता है कि इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है, क्या सही रहेगा, क्या करोगे तो सब कुछ सही रहेगा, अगर गड़बड़ हो रही है तो उसको कैसे आप मैनेज कर रहे हो, ये सारी चीज़ें, और गड़बड़ को आप अर्ली स्टेज में कैसे डिटेक्ट कर रहे हो, ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग यूजुअली पोस्ट ग्रेजुएट डर्माटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन्स यूजुअली ये ट्रेनिंग उनको मिलती है। तो अगर आप ऐसे डॉक्टर के पास जाते हो जो अच्छे से वेल ट्रेन पोस्ट ग्रेजुएट डर्माटोलॉजिस्ट एंड प्लास्टिक सर्जन है, तो आपकी सर्जरी सेफ रहेगी। अगर आप वैसे सर्जन के पास जा रहे हो जिनको ये सब चीज़ों की पर्टिकुलर ट्रेनिंग नहीं मिली है, वहाँ पर अगर आप जाकर सर्जरी करा रहे हो तो ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशन होने के चांस ज़्यादा है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल द इंसाइट्स। ये सारे इंसाइट्स हमारे ऑडियंस को डेफिनेटली हेल्प करेगा, उनके काफ़ी मिथ्स को ब्रेक करेगा, चाहे वो हेयर ऑयलिंग से रिलेटेड हो या फिर उनको कैसे अब एक्ट करना चाहिए, कैसे अर्ली स्टेज पे इसको आइडेंटिफाई करके और एक राइट डॉक्टर का हेल्प लेना चाहिए टू गेट द ट्रीटमेंट डन. So I really thank you for coming here and giving us so much time to discuss this. Thank you.